हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ और अगर सीरीज पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड एक्टर जुनियो को दिखाया जाता है, जो कि जबरदस्ती एक लड़की के कमरे में घुस आता है जिसका नाम यिंग होता है और ये हमारे इस ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस होती है। और ये इसे यहाँ पे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इतने में ही जुनियो उसके करीब आ जाता है, जिसपे यिंग उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि भूलो मत, मैं तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस हूँ। जिसके रिप्लाई में जुनियो उसके करीब आता है और उसे कहता है कि तुम भी मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो, और ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जुनियो के डैड यानी कि मिस्टर डू मैंशन में काफी गुस्से में पहुंचते हैं और वो अपने सर्वेंट से गन लेकर काफी गुस्से में रूम की तरफ जाते हैं। और कमरे में पहुंचते ही इन दोनों को साथ में देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और मिस्टर डू यहाँ पे फायर कर देते हैं। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और हमें यहाँ पे जुनियो को दिखाया जाता है जो कि एक रिच फैमिली का यंग मास्टर होता है और वो यहाँ पे एक आदमी से मिलने के लिए पहुँचता है, जहाँ पे उसके लोगों ने एक आदमी को अरेस्ट कर रखा था जो कि एक पॉपुलर गैंग से बिलोंग करता था। और इस बंदे ने जुनियो की कंपनी का कुछ माल चुराया था, जिसमें से कुछ माल इन्होंने उससे वापस ले लिया है। और यहाँ पे जुनियो उस आदमी से बाकी माल के बारे में पूछता है, पर वो आदमी कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है, जिसके बाद जुनियो इसे मार के बेहोश कर देता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि ये बंदा मुंह नहीं खोलने वाला है, तो बस इतना ध्यान रखना कि ये सिर्फ मरे ना। तो यहाँ पे उसका सर्वेंट उसे बताता है कि इस चोर की इन्फॉर्मेशन उसे एक लड़की ने दी थी जिसका नाम यिंग है और वो आपसे मिलने के लिए आपका स्टेशन पे वेट कर रही है। और ये बात जानने के बाद जुनियो यिंग से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है और साथ ही यिंग से पूछता है कि आखिर उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो जिसके रिप्लाई में यिंग कहती है कि मैं इस शहर में अभी नई आई हूँ और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसने यहाँ पे अपने कुछ कनेक्शंस बनाए हैं। यहाँ पे जुनियो का सर्वेंट उसे कुछ पैसे दे रहा होता है तो यिंग इसे लेने से मना कर देती है। और यहाँ पे यिंग उससे कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। तो जुनियो उससे कहता है कि अब ये अच्छाई का दिखावा करना बंद करो और सच सच बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो यिंग यहाँ पे अपना हैंकरचीफ निकाल कर जुनियो की कॉलर पे लगे हुए खून के धब्बे को साफ करती है और इसे कहती है कि आज रात एक बहुत ही फेमस वाइन पार्टी होने वाली है और मैं उस पार्टी में तुम्हारी डेट बन के जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे? मैं सिर्फ क्लब का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुनियो उसे उस पार्टी में लेके पहुंच जाता है और रेड कारपेट पे सब इस अनजान लड़की को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आखिर ये इस शहर के यंग मास्टर के साथ जो होती है और सभी इसे जुनियो की गर्लफ्रेंड समझते हैं। फिर तभी जुनियो नोटिस करता है कि उसकी बटन पे यिंग की शॉल का धागा लगा है और वो उसे तुरंत ही हटाता है और यिंग इसके बदले उससे सॉरी बोलती है और फिर ये दोनों ही अंदर जाके एक साथ बैठ जाते हैं और जुनियो यहाँ पे उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तो यिंग ये देख के स्माइल करती है और उसे कहती है कि मैं अभी वॉशरूम यूज करके आती हूँ और ये कहकर वो चली जाती है। पर काफी समय गुजर जाने के बाद भी जुनियो उसका वेट कर रहा होता है और वो अभी तक वापस नहीं लौटी होती है। तो यहाँ पे जुनियो का सर्वेंट उसे पूछता है कि क्या मैं उस लड़की को ढूंढ के लाऊं? तो जुनियो इसके रिप्लाई में कहता है कि जाने दो, क्योंकि वैसे भी ऐसी लड़की कर भी क्या सकती है। फिर तभी जुनियो के डैड उसे लेके कहीं जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से माहौल चेंज हो जाता है और एक लड़की स्टेज पे आके गाना गाने लगती है और जुनियो इस लड़की को देख के हैरान होता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि यिंग होती है। और वहीं दूसरी तरफ जुनियो के डैड यानी कि मिस्टर डू को ये यिंग काफी ज्यादा पसंद आती है और वो क्लब के ओनर से इसके बारे में पूछते हैं। तो क्लब के ओनर उन्हें बताती है कि ये यिंग है और हमारी न्यू सिंगर है। फिर दिखाया जाता है यिंग सिंगिंग करने के बाद सीधा उन्हीं की तरफ आ रही होती है और ये देखकर मिस्टर डू काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर यिंग उन्हें धक्का देते हुए जुनियो के पास चली जाती है और उससे आते ही साथ पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? तो जुनियो कहता है कि हाँ, बहुत ही अमेजिंग गाना था। और यहाँ पे जुनियो उसके सारे इंटेंशन समझ रहा होता है और जुनियो के डैड का पूरा फोकस यिंग पे ही होता है। फिर यहाँ पे यिंग जुनियो से कहती है कि तुम अपनी एक चीज मेरे पास ही भूल गए थे और उसे उसके कोट की बटन निकाल के देती है। और यहाँ पे जुनियो को याद आता है कि जब उसकी शॉल उसकी बटन में अटकी थी तो उसी दौरान यिंग ने उसे ले लिया था। और यहाँ पे जुनियो उसे देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है और यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब से आई है और फिर यिंग यहाँ पे उसे वो बटन दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि मिस्टर डू खुद को मिरर में देख रहे होते हैं, काफी हर्ट फील कर रहे होते हैं कि यिंग ने उन्हें नोटिस नहीं किया। फिर इसके बाद मिस्टर डू कॉरिडोर से गुजर ही रहे होते हैं, तभी यिंग भी वहीं से निकलती है और जानबूझकर उनसे टकरा कर गुजरती है। और यिंग के जाने के बाद मिस्टर डू नोटिस करते हैं कि उनकी घड़ी में एक धागा अटका हुआ है जो कि उसी की शॉल का था और वो उसका पीछा करते हुए सीधे यिंग के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ पे यिंग मेकअप कर रही होती है। और यहाँ पहुंचकर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी शॉल का धागा मेरी वॉच में अटक गया था, जिसके बाद यिंग उसे निकाल देती है और इसके बाद मिस्टर डू वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनकी पूरी नजर यिंग पे ही होती है
और यिंग यहाँ पे नाटक कर रही होती है कि जैसे उसका शुगर लेवल लो हो गया है और वो अपने पर्स में से कैंडी निकाल के खोलने की कोशिश कर रही होती है। तो मिस्टर डू ये नोटिस कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि दो, मैं इसे खोल देता हूँ। जिसके बाद वो जानबूझ के उनका हाथ टच करके कैंडी ले लेती है और ये सब देख के यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होता है कि यिंग सिर्फ उन्हें सड्यूस करने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ जुन्यू दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और जुन्यू को बताता है कि सभी रिपोर्टर्स आप और उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में जुन्यू कहता है कि मैंने इस लड़की को काफी इनोसेंट समझा था, पर ये तो काफी चालाक निकली और मैंने सोचा था कि ये अपनी शॉल का यूज करके मुझे पटाने की कोशिश कर रही है, पर असलियत में तो ये मेरे डैड को पटाने की कोशिश कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट डे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुन्यू अपने डैड से मिलने के लिए आता है और वो उसे अपने बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा संभालने के लिए देते हैं। जिसपे जुन्यू उनसे पूछता है कि आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे क्यों देना चाहते हैं अचानक से। तो जुन्यू के डैड उसे यहाँ पे सॉरी कहते हैं क्योंकि जब वो 6 साल का था तब मिस्टर डू उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और अब 16 साल बाद वो उनके पास लौट के आया है। तो अब वो चाहते हैं कि वो भी बिजनेस का कुछ पार्ट संभाले। जिसके रिप्लाई में जुन्यू कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यिंग को जो कि अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। तो क्लब ओनर उसे कहती है कि तुम आखिर हफ्ते में सिर्फ 2 शो क्यों करती हो, पर यिंग उसे इग्नोर करते हुए चेंज करने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पे जुन्यू आता है और क्लब ओनर को चुप रहने के लिए कहता है। फिर यिंग ड्रेस पहन के बाहर आती है और क्लब के ओनर को जिप लगाने के लिए कहती है, पर वो जैसे ही जुन्यू को वहाँ पे देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जुन्यू यहाँ पे उसके क्लोज आके उसकी जिप बंद करता है और उससे कहता है कि तुम अभी अभी इस शहर में आई हो और इतने जल्दी तुम इस क्लब की स्टार सिंगर बन गई हूँ। तो यिंग इसके रिप्लाई में कहती है कि इसमें तुम्हारा हाथ भी है। तो जुन्यू उसे पकड़ के जबरदस्ती अपनी ओर खींचता है और उसके करीब जाके कहता है कि हाँ, मेरी वजह से तो तुम्हें मेरे डैड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। जिसपे यिंग उससे कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जुन्यू से बताता है जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम अब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी करके अभी अभी वापस लौटी हो और ये शहर तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, तो आते ही तुमने मेरे डैड के साथ अफेयर करना क्यों शुरू कर दिया। और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं। जिसपे यिंग उसे साफ साफ बता देती है कि मेरी इंटेंशन कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत दौलत कमाना है और साथ ही एक हाई पोजीशन पाना। तो जुन्यू से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे टिकट देते हुए कहता है कि ये आज शाम की टिकट है और उसे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के जाने के लिए कहता है। और ये सब कह के वो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यिंग ये कह के उसे रोक देती है कि तुम अपने डैड की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगते हो। और उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद ज़ेन्यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पलट के पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यिंग यहाँ पे उसके करीब आती है और उसे कहती है कि तुमने भले ही मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया होगा, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं असली ज़ेन्यू को जानती हूँ। और ये सुन के ज़ेन्यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मुस्कुरा के कहता है कि तुम जोक कर रही हो। तो यिंग यहाँ कामली उसे टिकट रिटर्न करते हुए कहती है कि जोक करना पहले तुमने ही स्टार्ट किया था। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ज़ेन्यू समझ जाता है कि वो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। और फिर वो यहाँ पे एक बंदे को ऑर्डर देता है कि वो इस लड़की पे 24 घंटे नजर रखे। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में मिस्टर डू के पास पहुंचते हैं और आते ही चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो जुन्यू को बिजनेस कैसे संभालने दे सकते हैं। और मिस्टर डू से कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तू ये सारे बिजनेस मुझसे छुड़ाना चाहता है, पर तू उस जुन्यू को जो सिर्फ तेरे साथ कुछ सालों से रह रहा है उसे ये सारे बिजनेस क्यों दे रहा है। क्या तू एक लड़का चाहने के लिए इतना पागल हो गया है। ये सुनते ही मिस्टर डू को काफी तेज गुस्सा आता है और वो चिल्ला उठते हैं और साथ ही ज़ैंग को अभी के लिए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ज़ैंग अपनी गाड़ी की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें कुछ सबूत होते हैं और ये देखकर ज़ैंग काफी खुश होता है। और तभी हमें वहाँ पे यिंग को दिखाया जाता है जो कि दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। फिर इसके बाद सीधे हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर डू और जुन्यू यिंग का शो देख रहे होते हैं और जुन्यू यहाँ पे अपने डैड को इतना खुश देखकर उनसे पूछता है कि आपको ये काफी पसंद है ना। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह है। जिस तरीके से वो अपने साथ कैंडीज लेके चलती थी ये लड़की भी बिल्कुल उसी तरीके से काफी सारी कैंडीज अपने साथ लेके चलती है। और साथ ही वो जुन्यू से कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मॉम का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। फिर आगे दिखाया जाता है कि यिंग साइड में खड़ी होती है और जुन्यू की तरफ देख रही होती है। तभी क्लब ओनर आके उसे बोलती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस भी है। जिसपे यिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस हो पाएगा। और उसके ये कहते ही काफी सारे आदमी क्लब में जबरदस्ती घुस आते हैं और इन्हीं लोगों के साथ मिस्टर ज़ैंग अपने सन के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे मिस्टर डू को कुछ हॉस्पिटल्स के पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये रहा सबूत कि ये लड़का तुम्हारा लड़का नहीं है, ये असलियत में कोई और बंदा है जो कि तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है। पर मिस्टर ज़ैंग की बातें सुनकर मिस्टर डू कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते
होते हैं। और तभी जुनियो वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हो। जिसके बदले मिस्टर जैंग उसे कुछ पेपर्स दिखाते हैं जिनमें लिखा होता है कि असली जुनियो को एक फाइट के दौरान काफी गहरा घाव आया था और उसे 12 टांके लगे थे, और अगर ये असली जुनियो है तो इसकी बॉडी पे भी ये स्कार जरूर होगा। ये सुनते ही जुनियो समझ जाता है कि ये सब कुछ करा धरा यिंग का है और वो उसकी सच्चाई जानती है, और यिंग भी ये सारा सीन एंजॉय कर रही होती है। जुनियो से घूर रहा होता है तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपना ये स्कार इसे दिखा दो और इसकी कंफ्यूजन दूर कर दो। ये सुनते ही जुनियो तुरंत ही अपना ब्लेजर उतारने लगता है। यिंग भी ये सारा सीन काफी मजे से देख रही होती है, और तभी जुनियो मिस्टर जैंग को वो 5 साल पुराना घाव दिखाता है, और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो प्रूफ कर देता है कि वो ही असली जुनियो है। पर मिस्टर जैंग फिर से उसे ब्लेम करने लगते हैं कि ये भी उसकी कोई चाल। तो जुनियो उनका मुंह बंद करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी पे एक लौता स्कार नहीं है, और क्योंकि वो एक फाइटर था तो उसकी पूरी बॉडी पे स्कार है। वो अपनी शर्ट खोलकर सभी को दिखाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यिंग ये सीन देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि आखिर उसने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से कवर अप किया है। यहाँ पे जुनियो सभी को बताता है कि जब वो अपने डैड के साथ नहीं रह रहा था तो उसने काफी सारी फाइट्स में हिस्सा लिया था, और जोर से चिल्ला के यिंग की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो, और इसके बदले यिंग भी उसे प्रेज करती है। पर मिस्टर जैंग ये सब देख के काफी गुस्से में आ जाते हैं और उस पे रिवॉल्वर पॉइंट कर देते हैं। पर जुनियो यहाँ पे ना डरते हुए ना खुद को शूट करने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि जैंग कुछ कर पाए मिस्टर डू बीच में आ जाते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हम काफी समय से बिजनेस पार्टनर रहे हैं, और अगर आज जुनियो को कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं पता कि इसके साथ साथ और कितने लोग मरेंगे। ये सुनते ही जैंग का सन उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंग अपना काम फिनिश करके वापस घर की ओर जा रही होती है, पर तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और तभी वहाँ पे जुनियो अचानक से आ जाता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख के उसे वॉल पे पिन कर देता है। पर यिंग उसके इस मूव से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है और उसे कहती है कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जुनियो यहाँ पे उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की बदौलत वो अपने डैड को प्रूफ कर पाया कि वो ही असली जुनियो है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एनवेलप मिस्टर जैंग को यिंग ने ही पहुंचाए थे। बैक टू प्रेजेंट जुनियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। तो यिंग उसे बताती है कि जब वो अब्रॉड में रह के पढ़ाई कर रही थी तो असली जुनियो उसका क्लासमेट था, और इसलिए वो समझ गई कि ये जुनियो फेक है। जिसपे जुनियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें और क्या क्या पता है। तो यिंग उसे कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक वीक स्पॉट है, और ये कहकर वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है, और जुनियो हैरान होकर ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगता है। और तभी यिंग मुस्कुराकर अपनी गर्दन से चाकू हटाती है और उसे दिखाती है, और उसे कहती है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, और जाते जाते उससे पलट कर कहती है कि ना तुम मेरे काम में टांग अड़ाओ और ना मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊंगी, और इस तरीके से हम अपना अपना काम कर सकते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और तभी उन दोनों को साथ में मिस्टर जैंग का लड़का बाओ देख लेता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनियो अपने खबरी से पूछ रहा होता है कि आखिर यिंग कहाँ जा रही है। तो आदमी उसे बताता है कि यिंग किसी खास जगह पे नहीं जा रही है, बस घर से क्लब और क्लब से घर जाती है। फिर तभी जुयुन यिंग के पीछे कुछ आदमियों को देखता है जो कि उसे फॉलो कर रहे होते हैं, और वो अपने खबरी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लगाए हुए खबरी हैं उसके पीछे। तो वो उसे इनकार कर देता है, जिसपे जुयुन तुरंत समझ जाता है कि यिंग किसी खतरे में है। वहीं दूसरी ओर यिंग भी ये नोटिस कर लेती कि उसके पीछे कुछ आदमी है, और वो एक जगह छुप कर उनका वेट करती है, और जैसे ही वो आते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है, और वो उनमें से एक आदमी को पकड़ के पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा। पर तभी पीछे से उस पे कोई हमला करता है और उसे ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जुयुन भी उसी स्पॉट पे पहुंचता है यिंग को ढूंढते हुए, और समझ जाता है कि उसका जरूर किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी उसके साथ का आदमी उसे बताता है कि वो उन आदमियों को जानता है, वो ज़ेंगबाओ के आदमी है, और ये जानकर जुयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि किडनैपर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, और बाओ से पूछती है कि आखिर तुमने मेरा किडनैप क्यों किया, हम दोनों तो एक दूसरे के राइवल्स भी नहीं है। जिसपे ज़ेंगबाओ से कहता है कि मैं ना तो मिस्टर डू का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ना ही उनके लड़के जुयुन का, पर मैं एटलीस्ट उसकी मिस्ट्रेस को तो फिक्स कर ही सकता हूँ। और ये कहकर वो उसके फेस में एक कट मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह की लाइट अचानक से चली जाती है और कुछ शोर होता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को चेक करने के लिए कहता है। और तभी यहाँ पे जुयुन की एंट्री होती है, जो कि अकेला ही यिंग को बचाने के लिए आ चुका होता है, और ये देखकर यिंग भी शॉक्ड होती है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जुयुन एक हॉस्पिटल में होता है और एक पुरानी फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ की डॉक्टर आके उससे पूछती है कि आखिर तुम इस तरीके से अपने शरीर पे और कितने निशान बनाने वाले हो। फिर जुयुन कहता है कि ये आखिरी है, और वो एक नाइफ लेके खुद के शरीर पे वार करके एक घाव बनाता है। दिखाया जाता है कि जुनियो अकेले ही यिंग को बचाने के लिए पहुंच जाता है। ये देख के यिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, पर ज़ेंबाओ उसे अकेला देखकर बहुत खुश होता है और अपने आदमियों को उसे बुरी तरीके से मारने का ऑर्डर देता है, और जुनियो ही उन लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है।
जिसके बाद जेनबाओ उसे मारने की कोशिश करता है, पर जुनियो उसकी जान लेते लेते छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जो कि एक चैरिटी डिनर पे होते हैं, और यहाँ पे एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आखिर आपकी सक्सेस का राज क्या है, जो आप 10 साल के अंदर अंदर एक ड्राइवर से एक चेयरमैन कैसे बन गए। मिस्टर डू का असिस्टेंट ये बात सुन के काफी गुस्से में आ जाता है, पर मिस्टर डू कामली उसे जवाब देते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो और अगले 10 सालों में तुम भी ग्रोथ करके चीफ एडिटर बन सकते हो। ये बात सुनकर सभी लोग मिस्टर डू को काफी अप्रिशिएट करते हैं कि उसने रिपोर्टर को कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो को दिखाया जाता है जो कि यिंग की रस्सियां खोल देता है, पर यिंग यहाँ पे जुनियो की हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए क्यों आए। जिसपे जुनियो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं काफी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, और इसके बाद वो उसे उठाकर बाहर लेके जाता है जहाँ पे उसके आदमी लोग आ चुके होते हैं, पर वो लोग जुनियो की हालत देख के काफी शॉक्ड होते हैं। जिसपे जुनियो वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मिडनाइट स्नैक्स लेने बैठ गए थे जो आने में इतनी देर हो गई। फिर वो उन्हें अंदर जाके सब कुछ साफ करने के लिए कहता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यिंग उसकी हालत देख के काफी ज्यादा दुखी होती है और जुनियो से पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाने के लिए अकेले क्यों आए। तो जुनियो से कहता है कि अगर मैं उस वक्त पे नहीं आता तो वो तुम्हारे फेस पे एक बड़ा सा कट मार चुका होता, और उसे कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मिस्टर डू की गर्लफ्रेंड बनना इजी काम नहीं है। जिसके बाद यिंग उससे कहती है कि लोग मुझ पे कोई फेवर करें ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा फेवर चुकाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन जहाँ पे मिस्टर डू इनॉग्रेशन करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जैंग आ पहुँचता है कि तुम्हारे बेटे जुयन ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, और प्रेस वालों से कहता है कि आप ही लोग डिसाइड करें कि यहाँ पे चेयरमैन सही है या मैं। पर इतने में ही यिंग वहाँ पे आ जाती है और मिस्टर जैंग से कहती है कि आप मुझे देख के काफी शॉक्ड होगे। जिसपे जैंग कहता है कि आखिर मैंने क्या किया। तो यिंग उससे कहती है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर डू मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, पर ये जानते हुए भी आपके बेटे जैंगबाओ ने मेरा किडनैप किया, पर जूनियर ने आके मुझे एन वक्त पे बचा लिया। जिसपे जैंग कहता है कि मिस्टर डू तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो। जिसके बाद यिंग यहाँ पे अपना फाइनल कार्ड खेलते हुए अपने जख्म दिखाने लगती है, पर तभी एन मौके पे आके मिस्टर डू से कवर कर देते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। और यहाँ पे फाइनली वो सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि वो जल्द ही यिंग से शादी करने वाले हैं, और इस बार जूनियर दूर से खड़ा होकर उसकी इस चाल पे उसे थैंक यू कहता है। आगे दिखाया जाता है यिंग और जूनियर दोनों ही मेकअप रूम में होते हैं जहाँ पे यिंग अपने घाव साफ कर रही होती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल होते हैं। जिसपे जूनियर कहता है कि तुम जो चाहती थी आखिर वो हो गया और तुम जीत गई। जिसपे यिंग कहती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। ये कहकर जूनियर वहाँ से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग आ जाते हैं और वो उस पे गन पॉइंट कर लेते हैं, और यिंग ये देखकर उस पे पाउडर फेंकती है और जूयन मौका पाकर अपनी गन निकाल लेता है, पर मिस्टर जैंग के गन पॉइंट पे अब यिंग होती है। पर तभी पीछे से मिस्टर डू वहाँ पे आते हैं और जिंग को गोली मार देते हैं, और गोली की आवाज सुनकर यिंग बेहोश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यिंग हॉस्पिटल में होती है और जूनियर उसके लिए फ्लावर लेके आता है, पर जब उसके रूम पे पहुंचता है तो वहाँ पे मिस्टर डू ऑलरेडी फ्लावर्स के साथ उसके पास बैठे होते हैं, और उन्हें वहाँ देखकर वो डिसपॉइंट फील करता है और वहीं पे उनके खड़े होकर बातें सुनने लगता है। और मिस्टर डू यहाँ पे यिंग से पूछते हैं कि कल मैंने जल्दबाजी में तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, क्योंकि मुझसे शादी करने का मतलब है कि तुम्हें काफी सारी मुश्किलों से गुजरना होगा। जिसपे यंग खुश होके हाँ कह देती है। ये सुनने के बाद जूनियर यहाँ पे डिसपॉइंट होके वहाँ से चला जाता है, और ये बात यिंग भी नोटिस कर लेती है, और जूनियर वो फ्लावर्स फेंक के उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे जाता है और सीधा ऑपरेटिंग रूम में घुस जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे सीधा एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है जो कि उसकी साथी होती है और उसकी रियल आइडेंटिटी जानती है। यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये सभी लोग सिर्फ मिस्टर डू से बदला लेने के लिए आए हैं, चाहे वो यिंग हो चाहे जुयन। तभी वो डॉक्टर जुयन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर डू अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर जैंग को इतनी बुरी तरीके से मार देंगे। वहीं दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है और अपने मॉम डैड के मेमोरियल के सामने बैठी होती है और यहाँ पे अपना पास्ट याद कर रही होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यिंग की फैमिली यहीं पे रहती थी और यहाँ पे उनका काफी रेपुटेटेड बिजनेस था, पर मिस्टर डू ने उनका बिजनेस हथिया लिया और उनकी फैमिली को भी मार डाला। उसने मीडिया में सभी को बताया था कि उनका एक शिप एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब इसी का रिवेंज यिंग चाहती है और उससे शादी करके अपना फैमिली बिजनेस भी वापस लेना चाहती है। और वो इस बात से काफी ज्यादा सेटिस्फाई थी कि उसका एक दुश्मन मिस्टर जैंग मारा गया। वहीं हमें नेक्स्ट डे मिस्टर डू की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि ये खबर पढ़ के काफी डिसअपॉइंट होती है कि मिस्टर डू किसी सिंगर से शादी करने वाले हैं और ये मिस्टर डू की सेकंड वाइफ होती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जहाँ पे उनका असिस्टेंट उस रिपोर्टर की कटी हुई जीप लाके उसे देता है जिसने उनसे वो सवाल पूछा था कि आप पिछले 10 साल में ड्राइवर से चेयरमैन कैसे बन गए। और ये देख के हमें पता चलता है कि ये आदमी कितना क्रूअल है। तभी उनकी वाइफ क्वीन वहाँ पे काफी गुस्से में आती है और उनसे कहती है कि जब आपने अपनी फर्स्ट वाइफ के सन को यानी कि जुयन को इस घर में लाना चाहा तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि हम लोगों का कोई बच्चा नहीं था।
पर अब तुम एक सिंगर से शादी नहीं कर सकते हो। जिसपे मिस्टर डू कहते हैं कि मैंने पब्लिक में अनाउंस कर चुका है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जिसपे क्वीन उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या। जिसपे मिस्टर डू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस रहेगी और वाइफ की पोजीशन हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। पर क्वीन ये बात नहीं समझ रही होती है, जिसपे मिस्टर डू को काफी जोर से गुस्सा आ जाता है। और क्योंकि क्वीन उसकी वाइफ थी तो उसे पता था कि वो काफी क्रूअल है और वो ये देख के डर जाती है और उसकी जो मर्जी हो उसे वो करने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वापस अपने घर आकर क्वीन काफी फ्रस्ट्रेट होती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक सिंगर में इंटरेस्टेड है और वो कैसे भी करके ये शादी रोकना चाहती थी। तो यहाँ पे वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि जल्द से जल्द एक डिनर ऑर्गेनाइज करूँ और उसमें यिंग को भी इनवाइट करूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल अब हम एक फैमिली हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंग पैदल चल के कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में जुनियो उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम डू फैमिली से क्यों जुड़ना चाहती हो, पर इतना याद जरूर रखना कि डू फैमिली का हर एक मेंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम उन्हें चोट ना पहुंचाओ। तो यिंग प्रॉमिस करती है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि यिंग मेकअप रूम में होती है, तभी क्लब ओनर आकर उससे मिलती है और उसे जुनियो के साथ आता देख उससे एडवाइस करती है कि वो जुनियो से दूर ही रहे और मिस्टर डू के क्लोज जाने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। और साथ ही उसे बताती है कि मेंशन से उसके लिए इनविटेशन आया है डिनर के लिए और मिसेस डू उससे मिलना चाहती हैं। ये सुन के यिंग शॉक्ड हो जाती है और साथ ही उसे बताती है कि मिसेस डू काफी ज्यादा खतरनाक औरत है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की रिलेटिव है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन मिस्टर डू को बताती है कि उसने यिंग को आज रात डिनर पे बुलाया है और ये बात सुन के मिस्टर डू को गुस्सा आने लगती है, पर वो तभी उन्हें बताती है कि वो सिर्फ उससे मिलना चाहती है। जिसपे मिस्टर डू उससे कहते हैं कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। जिसपे क्वीन उनसे कहती है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और मिस्टर डू के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी मेड से पूछती है कि क्या सब कुछ प्रिपेयर हो गया है। जिसपे मेड उसे आके बताती है कि मैंने जुनियो को आज घर पे ही रुकने के लिए कहा है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि हमारा प्लान काम करेगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यिंग फाइनली मेंशन पहुंच जाती है और क्योंकि 10 साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी मेंशन में रहती थी तो वो इसे देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि वो अपने मॉम के साथ अपने डैड के लिए केक लेके आई थी। तभी एक ब्लास्ट होता है, उसके डैड की बॉडी नीचे गिरती है और उनके खून के छींटे उसके फेस पे पड़ते हैं और ये सब सोच के वो काफी इमोशनल हो जाती है और फिर फाइनली वो मेड के साथ अंदर पहुंचती है। पर इस मेंशन में अपनी मॉम डैड के साथ बिताए हुए हर पल उसे याद आ रहे होते हैं और वो उन्हें याद करके काफी दुखी होती है और क्योंकि वो इस मेंशन का कोना कोना जानती थी तो वो सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो और उसकी स्टेप मॉम को दिखाया जाता है और क्वीन यहाँ पे अपने प्लान के अनुसार जुनियो को ड्रग वाली कॉफी पिलाने की कोशिश करती है और जुनियो को उनपे शक होता है तो वो बहाना बना के कॉफी ना पीने की कोशिश करता है। पर क्वीन क्योंकि उसे बार बार इंसिस्ट करती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने 1-2 सिप तो ले ही ली है और उनसे कहता है कि ये काफी ज्यादा कड़वी कॉफी है और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। जिस पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि आखिर ड्रग ने इतने जल्दी काम कैसे चालू कर दिया, पर जुनियो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो अनकॉन्शियस है। जिसके बाद वो सीधा हॉल में यिंग से मिलने जाती है, पर यिंग को वहाँ ना पाकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही अपने सर्वेंट को उसे ढूंढने के लिए कहती है, वरना उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर में यिंग को दिखाया जाता है जो कि सेकंड फ्लोर पे चली गई थी और वहाँ उसे अपनी फैमिली का मेमोरियल दिखाई देता है। तो ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर डू ने उनकी फैमिली की मेमोरियल टेबल यहाँ पे रखी हुई है। तभी इस फैमिली का सर्वेंट वो वहाँ पे आता है और उसे पीछे से मारने ही वाला होता है, पर इससे पहले ही यिंग ट्रॉमा से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्वीन अपने सर्वेंट्स के साथ मिलकर यिंग और जुनियो को एक ही बेड पे लिटा देते हैं। यहाँ पे जुनियो जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग उससे चाहते क्या है और यहाँ पे क्वीन इन्हें इनएप्रोप्रिएट तरीके से लिटाने की कोशिश करती है, जिससे मिस्टर डू इन्हें इस तरीके से देखकर काफी गुस्से में आ जाए। फिर यहाँ पे इन लोगों के जाने के बाद जुनियो यिंग को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती है। फिर इतने में ही जुनियो नोटिस करता है कि यिंग जागने वाली है तो वो जल्दी से बेहोश होने की एक्टिंग करता है। फिर जैसे ही यिंग को होश आता है तो वो जान जाती है कि ये सब कुछ करा धरा मिसेस डू का है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो डोर बाहर से लॉक होता है और साथ ही वो जुनियो को भी उठाने की कोशिश करती है पर वो उठ ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद वो गुस्से में आके उस पर पानी फेंक देती है और इस चीज से जुनियो काफी इरिटेट होता है। इसके बाद यिंग उसे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ये कह के वो रिवेंज लेने के लिए उसके मुंह पे भी पानी फेंक देता है, जिससे यंग इरिटेट होकर उससे कहती है कि सच में तुम्हें ये सूझ रहा है इस टाइम पे। जिसपे जुनियो उससे कहता है कि अगर हम यहाँ पे आग लगा दें तो मेरी स्टेप मदर हमें यहाँ पे बचाने जरूर आएगी। जिसपे क्वीन उससे कहती है कि अगर वो नहीं आई तो जुनियो उससे कहता है कि मेरे पास इधर की मास्टर की भी है जिसे हम सिर्फ क्रिटिकल मूवमेंट्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये कहने के बाद जुनियो उस मेमोरियल टेबल के पास जाता है और वहाँ पे कर्टन्स को आग लगाने लगता है और यंग से कहता है कि ये काम मैं बहुत पहले करना चाहता था। जिसपे यंग उसे पहले तो रोकती है, फिर उसे ज्वाइन करते हुए खुद भी कर्टन्स पे आग लगाती है उसके साथ।
वहीं दूसरी ओर क्वीन मिस्टर डू के आने का वेट कर रही होती है और तभी सर्वेंट उसके पास जाके उसे बताती है कि सेकंड फ्लोर में आग लगी है। जिसके बाद क्वीन जल्दबाजी में वहाँ पे पहुंचती है और एक सर्वेंट से पूछती है कि पता करो कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं। कि तभी जनियो वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि आप चिंता मत करो, हम जिंदा हैं। और क्वीन यहाँ पे उन लोगों को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। जिसके बाद यिंग उससे कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है कि यिंग अपना लाया हुआ केक काट कर क्वीन के लिए लाती है, पर क्वीन उसे खाने से हेजिटेट हो रही होती है। और ये देखकर जूनियर से कहता है कि आप चिंता मत करो, हमने इसमें ड्रग्स नहीं मिलाई है। और ये सुनकर क्वीन समझ जाती है कि वो लोग उसका पूरा प्लान समझ चुके हैं। और इसी के साथ वो लोग आज की सारे इंसिडेंट भूलते हुए क्वीन को एक स्टोरी बताते हैं जो कि उसे मिस्टर डू से कहनी होती है। और वो उसे मिस्टर डू को बताने के लिए कहते हैं कि जब सेकंड फ्लोर पे आग लगी तो हम में से कोई भी वहाँ पे नहीं था। जिसपे जूनियर से कहता है कि हम एक फैमिली है तो हम कोई भी बात डैड को नहीं बताने वाले। जिसपे क्वीन उनकी बात मान जाती है क्योंकि मिस्टर डू के गुस्से से बचने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता था। इसके बाद जो यिंग को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे अपसेट देकर पूछता है कि क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो। और उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम पीछे हट सकती हो। तो यिंग उससे कहती है कि मेरे पास वापसी का कोई भी चांस नहीं है। और ये जाने के बाद जुनियो उसे एक एनवेलप देता है। और वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से लौटने के बाद रूम का हाल देख के काफी गुस्से में आ जाते हैं, पर फिर क्वीन की सुनाई गई स्टोरी पे वो बिलीव कर लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि जुनियो का दिया हुआ एनवेलप खोल के देखती है और उसमें मेंशन का ब्लूप्रिंट देखती है। और ये देखकर वो सोचती है कि आखिर जुनियो मिस्टर डू का बेटा बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। खैर उसे ये तो नहीं पता होता है, पर वो इतना समझ गई थी कि वो एक अच्छा लड़का है। जुनियो के बारे में सोचते हुए यिंग को अपने बचपन के दोस्त की याद आती है जो कि करीब करीब उसी की एज का था। और यिंग के डैड उसे घर पे लेके आए थे और पहले तो यिंग की उसके साथ कुछ ज्यादा खास नहीं बनती थी, पर टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि यिंग अपने मॉम डैड और खुद के मेमोरियल के पास जाती है जहाँ पे वो कई साल बाद आई होती है। और यहाँ पे वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगी। और यहाँ पे यिंग की खुद की भी एक मेमोरियल प्लेट लगी होती है और यहाँ पर वो एक छोटा सा लकड़ी का डियर रखते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पास्ट में यिंग का नाम शूशु था और उसके जाने की थोड़ी देर बाद ही जुनियो वहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि जुनियो ही यिंग का वो बचपन वाला दोस्त था जिसे उसके डैड घर लेके आए थे। और यहाँ पे जुनियो को अब तक यही पता होता है कि उसकी बचपन की दोस्त जूजू उस अपने पेरेंट्स के साथ ही मर चुकी थी और बस उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए वो मिस्टर डू का बेटा बन के उनकी फैमिली में रह रहा है। तभी वो वहाँ पे लकड़ी का पड़ा हुआ एक छोटा सा डियर देखता है और सेम उसी के जैसा एक डियर उसके पास भी था। और ये डियर देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये डियर सिर्फ उसके और उसकी बचपन की फ्रेंड शूशु के पास ही था। और इसे देखकर उसे लगता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू का असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि ज़ैंग बाओ अपना सारा सामान लेके यहाँ से गायब हो गया है। और ये जान के मिस्टर डू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि उसे जल्दी से ढूंढो क्योंकि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग एक ब्राइड की जैसे तैयार हो रही होती है क्योंकि आज उसकी मिस्टर डू के साथ शादी थी। पर मिस्टर डू की बजाय उसे वहाँ पे लेने के लिए जुनियो आता है और उसके पास जाके उसे फूल देके कहता है कि वेलकम टू हेल। जिसके बाद यिंग उसे पूछती है कि आखिर मिस्टर डू खुद क्यों नहीं आए। जिसके साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर डू शादी के लिए काफी शौक से तैयार हो रहे थे, पर तभी उनका असिस्टेंट उन्हें आके मिलता है और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मिस्टर डू काफी अपसेट हो जाते हैं और तुरंत ही दूसरी सिटी के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते जूनियर से कहते हैं कि वो जाके यिंग को यहाँ पे ले आए। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि यिंग फाइनली जूनियर के साथ ही मेंशन के लिए रवाना होती है और मेंशन में पहुंचकर वो उससे कहती है कि ये हेल नहीं बल्कि होम है और दोबारा से अपने बचपन के घर में आकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद जूनियर से साथ में ऊपर लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि यिंग मिस्टर डू की साइड वाइफ होती है तो उसे मिसेस डू को भी एज अ मालकिन ट्रीट करना होता है और बस इसलिए वो उसे टी सर्व कर रही होती है। जिसपे क्वीन उसे कहती है कि मुझे तुम मिस्टर डू की वाइफ कम और मेरी डॉटर इन लॉ ज्यादा लग रही हो। तो जूनियर से कहता है कि अभी डैड घर पे नहीं है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह फिर से घर में आग लगे। और यहाँ पे वो इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रहा होता है कि पिछली बार जैसी मिस्टेक दोबारा मत करना। जिसके बाद क्वीन यहाँ पे यिंग के हाथ से टी तो ले लेती है पर जानबूझ के उस पे गरम गरम चाय उसके फेस पे फेंक देती है। पर तभी जूनियो अपना हाथ बीच में लगा देता है जिससे जूनियो का हाथ जल जाता है पर यिंग बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनियो अपने रूम में होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मिस्टर डू ऐसे कौन से जरूरी काम से बाहर गए हैं जो उन्हें यिंग के साथ मैरिज बीच में छोड़नी पड़ी। पर तभी डोर पे नॉक होती है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो यिंग वहाँ होती है जो कि उसके लिए एलोवेरा लाई होती है और वो सीधे अंदर आके उसे टेबल पे रख देती है। उसका ये एटीट्यूड देखकर जूनियर थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे कहता है कि मैंने ब्लूप्रिंट पे ये तो मेंशन नहीं किया था कि मेरे कमरे में एक टेबल भी है, तो तुमने बिना देखे ही टेबल पे कैसे रख दिया।
जिसपे यंग उसका ये क्वेश्चन इग्नोर करते हुए उसे एलोवेरा अपनी चोट पे लगाने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जुनियो उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तो यंग उसे बताती है कि उसे एलोवेरा से एलर्जी है। उसकी ये बात सुन के जुनियो को याद आता है कि बचपन में जब एक बार उसका हाथ गर्म पानी से जल गया था तो शोशो ने उसे एलोवेरा ला के दिया था। तो ऐसे ही छाले उसके हाथ पे भी थे और शोशो ने उसे बताया था कि उसे एलोवेरा से एलर्जी है। और ये याद आने के बाद उसे यंग पे शक होता है और उसे लगता है कि आखिर दो लोग सेम कैसे हो सकते हैं। इसके बाद वो जानने की कोशिश करता है कि कहीं यंग ही तो शोशो नहीं है। और फिर वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि डैड ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। जिसके बाद वो यंग को उसका रूम दिखाता है और यंग को जो रूम मिला था वो मेंशन का सबसे बड़ा रूम था और पास्ट में भी यही रूम यंग का ही था। तो इसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे उसे फ्लैशबैक में याद आता है जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा था, जिसपे शोशो यानी कि यंग उसे मना करती है जाने के लिए। पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि मेरी फैमिली को किसी ने बेरहमी से मार डाला और उसका बदला लेने के लिए मुझे अच्छी तरीके से पढ़कर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और फिर मैं उनसे बदला लूंगा। और वो जाते जाते शोशो को एक गिफ्ट देके जाता है जो कि एक कार्विंग नाइफ होती है और इससे उसे एक और डियर बनाने के लिए कहता है। और बैक टू प्रेजेंट यंग इमोशनल होके जुनियो से कहती है कि ये रूम मेरा फेवरेट रूम है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग काफी गुस्से में नाइफ लेके कहीं जा रही होती है और ये सीन देखकर जुनियो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है ये किसी का मर्डर करने जा रही है। और किचन से कुछ आवाज सुनने के बाद वो जल्दी से नीचे आके देखता है और उसे लगता है कि यंग किसी को जिंदा काट रही है। तो वो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यंग उसे बताती है कि मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो जुनियो वहाँ पे सब्जी से भरी हुई बास्केट देखता है और उसे पूछता है कि ये कहाँ से आई। तो यंग उसे बताती है कि किचन में कुछ भी खाने का सामान नहीं था तो मैं इसे बाहर से लेके आई हूँ। तो जुनियो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि घर में कौन सी चीज कहाँ रखी और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि ये घर तुम्हारा ही हो। इस पे यंग उससे कुछ भी नहीं कहती है। तो जुनियो से जाके बैठने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ बनाता है। जिसके बाद यंग इतनी भूखी होती है कि उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो जुनियो उसे दूसरा सैंडविच देता है और उसे आराम से खाने के लिए कहता है और खुद वहाँ से जाने लगता है। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनियो अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ होता है और उन्हें बताता है कि हमारे लोगों ने मिस्टर डू का स्मगलिंग बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। इस पे डॉक्टर उसे कहती है कि पर ये काफी शर्म की बात है कि हमने अभी भी मिस्टर डू के पीछे कौन है ये नहीं जानते हैं। जिसपे जुनियो कहता है कि मुझे उसका ट्रस्ट और जीतना होगा ताकि मैं उसके ठिकानों के बारे में और पता कर सकूं। जिसके बाद वो डॉक्टर उसके हाथ में वो लकड़ी का डियर नोटिस करती है कि क्या तुम अभी भी जियांग शुशु के बारे में सोच रहे हो। तो जुनियो से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा है और शुशु के बारे में याद कर कर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर मिस्टर डू के खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। साथ के साथ हमें दिखाया जाता है कि जुनियो बाहर कहीं जाता है तो उसकी नजर यंग पे पड़ती है जो कि एक आदमी से एक बोतल ले रही होती है और ये देख कर उसे शक होता है कि ये कहीं कोई ड्रग या पॉइजन तो नहीं खरीद रही है। जिसके बाद वो सीधा घर पहुंचता है और यंग को किचन में देखता है जो कि फूड सर्व कर रही होती है और जब वो खाना लेके बाहर जा ही रही होती है तो जुनियो से रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती है और उसके हाथ में वही बोतल होती है। ये देख के जुनियो को लगता है कि वो पक्का मिसेस डू को जहर देने वाली है। जिसके बाद वो भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के खाना खाने लगता है और मिसेस डू यानी कि क्विन जो भी डिश को टेस्ट करने वाली होती है वो उसे टेस्ट करने से रोक देता है ये कह के कि उसमें नमक तेज है या अच्छी नहीं बनी है। और यंग ये देख के समझ जाती है कि जुनियो उस पे शक कर रहा है तो वो सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी अपने बाउल में लेती है और सभी को टेस्ट करके गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये देख के जुनियो को थोड़ा बुरा फील होता है पर यहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस घर में आने का उसका मकसद क्या है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुनियो उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने यंग को वो बोतल बेची थी और उसे सेम बोतल लेके अपनी डॉक्टर फ्रेंड के पास पहुंचता है। जिसपे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड को कोई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है क्योंकि ये उसी की पिल्स हैं और वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये पिल्स ले रही है। ये जानकर जुनियो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है। इसके बाद जुनियो सीधा घर पहुंचता है जहाँ पे वो यंग को अकेले खाना खाते हुए देखता है। जिसके बाद वो उसे छुपकर देखता है और सोचता है कि इसे देखने पे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। फिर जुनियो भी यहाँ पे उसे ज्वाइन करता है और सोच रहा होता है कि आखिर इसका इस घर में टारगेट कौन है क्योंकि जब से मिस्टर डू बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं तब से इसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है और काफी शांति से रह रही है तो पक्का ये मिस्टर डू को ही मारने के लिए यहाँ पे आई है। और यहाँ पे यंग जुनियो को देख के सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का मुझे फॉलो करने से थक नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर्वेंट वू को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई कर रहा होता है और तभी उसे स्टेयर्स पे एक बॉक्स मिलता है जिसके
अंदर उसे एक हेयर बैंड मिलता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही पहचान जाता है कि वो शूशु का है और ये बैंड देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी यिंग पीछे से आके उसे अंकल वू कह के बुलाती है। यिंग को सामने देखकर वो समझ जाता है कि यही बचपन की शूशु है, जो कि अब फाइनली वापस आ चुकी है। जिसके बाद यिंग उसे बताती है कि ये बैंड मेरा है और बचपन से ही मेरा काफी फेवरेट था और जब मेरे डैड जिंदा थे तब वो ये बैंड मेरे लिए लेके आए थे। ये सुनने के बाद सर्वेंट वू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे मिस्टर डू ने जियांग फैमिली को मार डाला होता है और सर्वेंट वू को सभी की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है और अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सर्वेंट वू यिंग की बॉडी को यानी कि शूशु को बोरे में भरकर बाहर ले जा रहे होते ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद शूशु को होश आ जाता है और वो अंकल वू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे और वो उसे ना मारे, जिसपे वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ और उसके ही रेड हेयर बैंड से बोरी को बांधता है और उसके चीखने चिल्लाने पे भी उसे नहीं छोड़ता है। बैक टू प्रेजेंट हमें सर्वेंट वू को दिखाया जाता है, जिसके पसीने छूट रहे होते हैं ये सब याद करके, और वो यिंग से डर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी यिंग यहीं नहीं रुकती है और उसे भूतों की तरह परेशान करने लगती है। जिसके बाद सर्वेंट वो काफी ज्यादा डर जाता है और यिंग इस तरीके से जब उसे डरा रही होती है तो जुन्यू उसे देख लेता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यिंग का एक सर्वेंट से क्या लेना देना है और वो उसे इस तरीके से परेशान क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सर्वेंट वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और डर कर चिल्लाते हुए मेंशन से बाहर जाने लगता है, जिसपे मिसेस डू उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इतने खराब मौसम में बाहर कहाँ जा रहे हो। जिसपे वो डरते हुए चिल्लाता है कि वो लोग मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना ही होगा। यहाँ पे वो यिंग के मॉम डैड की बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड के मेमोरियल टेबल के सामने बैठी होती है और उसे उस दिन का फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरीके से मिस्टर डू ने उसकी आंखों के सामने उसके मॉम और डैड को गोली मारकर मार डाला था और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे भी मारने ही वाला था, पर उसकी रिवॉल्वर्स की बुलेट खत्म हो जाती है। पर शूशु क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पे सर्वेंट वू आता है और मिस्टर डू उसे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो सारे मर्डर्स के चार्जेस मैं तुम पे ठोक दूंगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर डू के पैर पे गोली लगी होती है जो कि यिंग के डैड ने उसे मारी थी और तभी से वो ढंग से चल नहीं पाता है। बैक टू प्रेजेंट हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि एक टोकन पे वू का नाम लिखकर उसे जला देती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो जुनियो वहाँ पे आता है जो कि सर्वेंट वू के नाम का टोकन देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो उसे मारने वाली है। वहीं दूसरी ओर हमें सर्वेंट वू को दिखाया जाता है जो कि जियांग फैमिली के टोम्बस्टोन को साफ कर रहा होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है और तभी वहाँ पे यिंग पहुंच जाती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसपे यिंग उसके पास आके कहती है कि जिस दिन तुमने मुझे दफनाया था उस दिन भी इसी तरीके से बारिश हो रही थी। तो वो उसे कहता है कि उस दिन मुझे फोर्स किया गया था कि मैं तुम्हें मार दूं, जबकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। जिसपे यिंग उस रात का सीन याद करके उसे बताती है कि उस रात तुमने मुझे काफी अच्छी तरीके से दफनाया था और मेरे गिड़गिड़ाने पे भी तुमने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा था। वो तो उस रात मेरी किस्मत थी कि इतनी बारिश हुई कि ऊपर की मिट्टी नरम हो गई और मेरे हाथ में कार्विंग नाइफ थी जिसकी मदद पूरा जोर लगाकर मैं बाहर आ पाई और सांस ले पाई। जिसपे वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उसे कहता है कि अगले दिन मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा था चेक करने के लिए कि आप मरी या नहीं और कब्र को खाली देखकर मैं समझ गया था कि आप अभी भी जिंदा हो, पर मैंने आज तक ये बात मिस्टर डू को नहीं बताई। तो उसकी ये बात सुन के यिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं इस बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और उसे कहती है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था मेरी फैमिली का, मेरे पापा का, जिसने तुम्हें अपने घर में जगह दी और उन्होंने आपके साथ साथ आपके बीमार बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आपकी वाइफ की भी। मेरे फादर ने आपके साथ इतना सब कुछ अच्छा किया, पर आपने बदले में मेरे साथ क्या किया। और ये कहने के बाद वो उस रेड रिबन से उसका गला दबाने लगती है, जिसपे वो स्ट्रगल करते हुए उसे बताता है कि उन्होंने कभी भी मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन जिस दिन मिस्टर डू आपके फादर को मारने के लिए आए थे उस दिन उन दोनों के बीच हुई बातें रिकॉर्ड हो गई थी और वही रिकॉर्डिंग एकमात्र सबूत है जो कि आप उनके खिलाफ यूज कर सकती है। और उन्होंने वो काफी संभाल के अपने स्टडी रूम में छुपा के रखा है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब तुम मुझे मार सकती हो, पर यिंग उसे जिंदा छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। और क्योंकि उसे मेंटल डिसऑर्डर था तो स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। वहीं दूसरी ओर में जुनियो को दिखाया जाता है जो कि उस रूम में होता है और वहाँ पे वो शूशु के पेरेंट्स की मेमोरियल टेबल देख के काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसके पेरेंट्स का नाम होता है और शूशु का नहीं होता है। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है।
और तभी उसे टेबल पे कार्विंग नाइफ भी मिलती है जो कि उसने शूशू को जाने से पहले गिफ्ट की थी। और ये सब देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि यिंग ही उसकी बचपन की फ्रेंड शूशू है और ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंग जैसे तैसे करके अपने घर वापस लौट रही होती है क्योंकि उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। तभी वो जुनियो को अपने सामने देखती है पर अचानक से उसे अपने बचपन के दोस्त की याद आ जाती है और जुनियो भी यहाँ पे अपनी बचपन की फ्रेंड को अपने सामने देख के काफी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को दौड़कर गले लगा लेते हैं। हालांकि यहाँ पे यिंग को अभी भी ये पता नहीं होता है कि जुनियो ही उसके बचपन का दोस्त है और इसी के साथ यिंग बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंग को काफी तेज बुखार होता है और क्योंकि वो बेहोश होती है तो जुनियो यहाँ पे उसके गाउन के बटन्स ओपन कर रहा होता है और इसी दौरान यिंग को होश आ जाता है जिसके बाद वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है और उसे गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे जुनियो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कह के वहाँ से जाने लगता है पर यिंग उसे चाकू दिखा के रोकती है और उसे वार्निंग देती है। जिसपे जुनियो उसका हाथ पकड़ता है और उसके पास जाके कहता है कि अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं अभी कर लेता और उसे चेंज करने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि लाइट्स वापस आ जाती हैं और यिंग चेंज करके बाहर आ जाती है जिसके बाद जुनियो उसके पास आके उसे मेडिसिन वगैरह देता है जिससे उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। जिसपे यिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद जुनियो अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी बचपन की फ्रेंड शूशू अभी भी जिंदा है और वो उसके आसपास ही है। जिसपे वो उसकी डॉक्टर फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जिसपे जुनियो से कहता है कि बस मिस्टर डू के आने से पहले मुझे उसे वहाँ से निकालना होगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस डू ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी एक मेड आके उन्हें बताती है कि सर्वेंट वू की लाइटनिंग गिरने से डेथ हो गई है और ये सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी खबरी को बताता है कि मैंने अभी सभी को कह दिया है कि सर्वेंट वू की डेथ लाइटनिंग गिरने से हुई है पर अगर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनियो अपनी डॉक्टर फ्रेंड के साथ होता है और यिंग का रेड रिबन हेयर बैंड देख रहा होता है। तो ये चीज नोटिस करके डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम एक सर्जन हो और तुम अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे बदले के लिए रह रहे हो तो क्या तुम शूशू को अपनी पहचान नहीं बताने वाले कि तुम असल में कौन हो। तो जुनियो से कहता है उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका बचपन का फ्रेंड हूँ और तभी जुनियो को यहाँ पे याद आता है कि आज शूशू का यानी कि यिंग का बर्थडे है। जिसके बाद वो रात के 12 बजे उसे किचन में बुलाता है जिसपे यिंग वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि तुम्हें रात के 12 बजे भूख लगी है। जिसपे जुनियो से बहाना बनाता है कि एक्चुअली मुझे पता है कि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया और ये कह के वो उसे खाने के लिए नूडल्स देता है और ये देख के यिंग काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि पास्ट में उसका फ्रेंड भी उसके लिए ऐसे ही नूडल्स बनाता था। और इसके बाद वो थोड़ा इमोशनल होकर नूडल टेस्ट करती है और उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे भी है। जिसपे जुनियो मन में ही कहता है कि हाँ मुझे पता है और यहाँ पर वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है तो एक अंधेरी वाली सीट पे बैठता है और क्योंकि यिंग उसके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही होती है तो उसे रोशनी में आके बैठने के लिए कहती है। जिसपे जुनियो कहता है कि मैं अंधेरे में ही ठीक हूँ पर तुम हमेशा रोशनी में रहना। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग मार्केट से जा रही होती है तभी उसके पास एक बच्चा आकर उसे एक एनवेलप देके जाता है जिसे वो खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम क्लब ओनर लिंग को बचाना चाहती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पे आना होगा। जिसके बाद यिंग जल्दबाजी में क्लब पहुँचती है और वहाँ पहुंचकर लिंग को ढूंढने लगती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर इतने में ही जुनियो उसके पीछे से आकर उसे क्लोरोफॉर्म सुगाता है और बेहोश कर देता है। साथ हमें दिखाया जाता है कि जुनियो यिंग को किडनैप कर लेता है और उसे अनकॉन्शियसली ही स्टेशन पे ले आता है। वो बस जैसे तैसे करके उसे इस शहर से बाहर निकालना चाहता था पर तभी वो काफी सारे पुलिस वालों को चेकिंग करते वहाँ पे देखता है जो कि जेंगबाओ को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे एक पुलिस वाला जुनियो को पहचान जाता है। जिसके बाद वो इस लड़की की हालत देख के उससे कई सारे सवाल करने लगता है कि आखिर आपकी फ्रेंड को क्या हुआ है। जिसमें जुनियो उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे आज देखा ही नहीं, बस इतना याद रखना। इसके बाद वो यिंग को लेके ट्रेन में बैठ जाता है और यहाँ पे वो यिंग के पर्स में चोरी से वो रेड रिबन हेयर बैंड रख देता है और इसके थोड़ी देर बाद ही यिंग को होश आ जाता है और खुद को ट्रेन में पाके वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और गुस्से में वो जुनियो को अपना पर्स उठा के मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। इस पे जुनियो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मेरी ही गलती थी जो मैंने कम क्लोरोफॉर्म यूज करी, ये सोच के कहीं ये तुम्हारे दिमाग पे असर न कर दे। और इसके बाद यिंग वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जुनियो उसे रोकने लगता है। जिसके बाद वो बहुत शोर मचाने लगती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। जिसपे जुनियो उनसे कहता है कि ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है। फिर इतने में जुनियो की नजर पड़ती है कि मिस्टर डू का असिस्टेंट लू वहाँ पे आ रहा है तो वो जल्दी से यिंग को अपने साथ लेके एक छोटे से कैबिन में छुप जाता है और फिर तभी वहाँ पे मिस्टर डू भी आते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कहीं यहाँ पे जेंगबाओ तो नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि वो अंदर
अंदर छुपे होते हैं और तभी वहाँ पे स्टेशन मास्टर आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला के पूछने लगता है कि अंदर कौन है, जिसपे असिस्टेंट लू का भी ध्यान उस कैबिन पे जाता है और वो उसी ओर चेक करने के लिए आता है। और इसी दौरान यिंग को घबराहट होने लगती है तो जुनियो उसके करीब जाता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और तभी अचानक से टीसी डोर ओपन कर देता है तो जुनियो यिंग को कवर कर लेता है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे वो उसे किस कर रहा है। और ये देखने के बाद टीसी तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है और असिस्टेंट लू भी ये नहीं देख पाता कि अंदर कौन है। और फिर जब असिस्टेंट लू वहाँ से चले जाता है तो यिंग एक जोर का थप्पड़ जुनियो को लगाती है। इसके बाद देखा जाता है कि ये लोग ट्रेन से उतर के वापस शहर की ओर जा रहे होते हैं, जिसपे जुनियो उसे मना कर रहा होता है जाने के लिए, पर यिंग नहीं मानती और उसे कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है और अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी हरकतें काफी अजीब सी होती जा रही हैं। फिर जुनियो से कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ तो यिंग उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर डू वापस घर आते हैं और आते ही यिंग के बारे में पूछते हैं, जिसपे मिसेस डू उसे पहले खाना खाने के लिए कहती हैं और डिनर करते हुए वो जुनियो के बारे में पूछते हैं तो केन उन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ आता जाता है। पर तभी जुनियो वहाँ पे आ जाता है और अपने डैड को बताता है कि वो अभी सर्वेंट वू के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। और ये सुन के मिस्टर डू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। तो केन उसे बताती है कि कल काफी ज्यादा वेदर खराब था और वो बाहर गया था कि उसके ऊपर बिजली गिरने से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर डू काफी घबरा कर स्टडी रूम में एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं कि वो उसी प्लेस पे है कि नहीं, और क्योंकि रिकॉर्डिंग वहीं थी तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। और तभी वहाँ पे डोर नॉक होता है और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पे यिंग होती है, जिसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे यिंग उससे मिलने इसलिए आई होती है क्योंकि इस रूम में किसी को भी आना अलाउड नहीं होता है और वो ने उसे बताया था कि रिकॉर्डिंग भी यहीं छुपी हुई है, तो वो कोई क्लू देखने के लिए आती है। तो मिस्टर डू यहाँ पे उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गई थी। तो यहाँ पे यिंग बहाना कर देती है कि वो अकेले बोर हो रही थी तो वो बाहर मूवी देखने गई थी, जिसमें मिस्टर डू उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे रूम में आके तुमसे मिलता हूँ। जिसके बाद यिंग वहाँ से निकल के बाहर आती है कि तभी जुनियो से जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिर वो उसकी स्टडी रूम में उससे मिलने क्यों गई थी। तो यिंग उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो जुनियो उससे कहता है कि आखिर तुमने उसे परमिशन क्यों दी कि वो तुम्हारे रूम में आके तुमसे मिले। तो यिंग कहती है कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, मैं उसकी साइड वाइफ हूँ तो वो मेरे रूम में बिल्कुल आ सकता है। तो जुनियो से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और इसे बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बचपन का फ्रेंड हूँ, पर इसके बदले वो कह देता है कि मैं एक्चुअली में तुम्हारा गुड फ्रेंड हूँ। और ये बात सुन के वो उसे पागल समझ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिंग अपने रूम में होती है और क्लच में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसका रेड रिबन होता है और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर उसके पास ये बॉक्स वापस कब आया, क्योंकि उसने ये रेड रिबन तो खो दिया था। फिर दिखाया जाता है कि यिंग अकेले में ही अज्यूम करती है कि अगर मिस्टर डू उसके पास आए तो वो उसे इस तरीके से मार देगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्रेश होके वापस बाहर आती है तो मिस्टर डू ऑलरेडी उसके रूम में होते हैं और उन्हें देख के वो चौंक जाती है। और वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर डू को उसके रूम की तरफ जाते हुए देखकर काफी गुस्से में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। और क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है तो वो एक पिस्तौल लेता है और रेडी होके यिंग के रूम की तरफ जाता है, ये सोच के कि अगर मिस्टर डू यिंग के करीब भी गया तो मैं उसे आज मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यिंग और मिस्टर डू काफी करीब होते हैं, पर तभी मेड आके डोर पे नॉक करती है और मिस्टर डू के बाहर आने पे उन्हें बताती है कि मिसेस डू की काफी ज्यादा तबीयत खराब है और वो लगातार वॉमिट कर रही हैं। और जब मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं तो शायू ये देख के काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और वे इस जल्दबाजी में यिंग के रूम में आता है और उसे कहता है कि कहीं उसने तुम्हें टच तो नहीं किया था ना। और उसे घबराए हुआ देखकर यिंग उसे कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी और उसे अपने करीब आने दूंगी, और वो भी सिर्फ उसे मारने के लिए। तो जुनियो उससे कहता है कि अगर तुम उसे ऐसा कुछ करके मारोगी भी तो तुम जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाओगी। तो यिंग उसे बताती है कि एक्चुअली मैं मिस्टर डू को मारना ही नहीं चाहती। तो जुनियो कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि आज क्या हो सकता था अगर मैं मिसेस डू को उनके खाने में ड्रग मिला के नहीं देता तो यिंग कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे बचाने के लिए उनके खाने में मिला के उन्हें ड्रग्स दी। फिर तभी जुनियो नोटिस करता है कि यिंग के पास मिस्टर डू के स्टडी रूम की चाबी है और वो उसे पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो यिंग बताती है कि जब वो अभी मेरे करीब आए थे तो मैंने उनकी जेब से ये चाबी निकाल ली थी। तो जुनियो से पूछता है कि आखिर तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी। तो वो उसे बताती है कि जब मैं बचपन में यहाँ से बच के बाहर निकली थी तो मुझे अपना गुजारा करने के लिए ऐसी काफी सारी चीजें सीखनी पड़ी ताकि मैं इस दुनिया में स्ट्रगल कर सकूं। ये सुनने के बाद जुनियो को बुरा लगता है उसके लिए और वो उसे सॉरी कहता है, जिसपे यिंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ। और उसे स्टडी रूम की कीज देती है और उसे कहती है कि ये तुम्हें कैसे भी करके मिस्टर डू की पॉकेट में वापस डालना है बिना उनके पता चले। इसके बाद जुनियो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते यिंग से कहता है वैसे तुम मिस्टर डू के साथ ज्यादा अच्छी नहीं लगोगी तो प्लीज उनसे दूर ही रहो। तो यिंग हंसती है और उसे कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी बॉडी का यूज करूंगी
अपने गोल्स पाने के लिए। तो ये सुन के जूनियर खुश हो जाता है कि चलो ये कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कर रही है। तो जूनियर जाते जाते उससे कहता है कि वैसे अगर मिस्टर डू तुम्हें किस करेंगे तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सुन के यिंग उसे धक्का मार के बाहर निकालती है। फिर वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उससे ज़ेंगबाओ की न्यूज के बारे में पूछता है, जिसपे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल वो ट्रेन में सर्च कर रहे थे तो एक कपल उन्हें दिखा था और वो बिल्कुल यंग मास्टर और यिंग की तरह लग रहा था। ये सुनने के बाद ये मिस्टर डू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पे ही चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे करते हो और प्लीज कोई ग्राउंडलेस बातें मत करो। और फिर गुस्से में वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर डू सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे होते हैं कि तभी उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाले होते हैं, पर एन मौके पे जूनियर ने आके संभाल लेता है और इसी दौरान उनके कोट में वो की वापस रख देता है। और इसके बाद जूनियर उनसे पूछता है कि आप वापस लौटे के बाद काफी अपसेट हैं। तो मिस्टर डू उसे बताते हैं कि यिंग के यहाँ पे आने से मिसेस डू काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है और मुझे बस उन्हीं की टेंशन होती है कि आखिर इन दोनों को एक दोस्त जैसा मैं कैसे बनाऊं। और इसी के साथ वो जूनियर को बताते हैं कि कल कंपनी मेरी शादी की खुशी में एक पार्टी दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी मना के मिसेस डू और यिंग को अपने साथ लेके आओ ताकि उन दोनों का रिलेशन भी थोड़ा अच्छा हो। तो इस पे शायद मान जाता है। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग गार्डन में बैठी होती है और एक लकड़ी के टुकड़े पे मिस्टर डू का नाम खरोद रही होती है। पर तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और उस पे गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने में ड्रग्स मिलाने की। तो यिंग कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से जाने लगती है, जिससे क्वीन इरिटेट हो जाती है और उसकी ओर वो वुड का टुकड़ा फेंक कर मारती है। पर तभी वहाँ पे जूनियर बीच में आ जाता है और यिंग को बचा लेता है। तभी क्वीन उसके हाथ पे ब्लड देखती है तो डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी यिंग भी उसका हाथ देखती है और जल्दी से वरिड होके उसका हाथ साफ करने लगती है। तो जूनियर उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ और ये सिर्फ एक रेड इंक थी जो कि मैंने जानबूझ के हाथ में लगाई थी ताकि क्वीन यहाँ से भाग जाए। और ये सुनने के बाद यिंग वहाँ से जाने लगती है तो जूनियर उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी अभी मेरे लिए वरिड हो रही थी। तो यिंग इस बात से मना करके वहाँ से जाने लगती है। तो जूनियर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर डू को हमें दिखाया जाता है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे ज़ेंगबाओ के बारे में कुछ भी पता चला है या नहीं, और उसके ना कहने पर उस पर भड़क उठते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें स्टेशन पे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसपे तुम्हें शक हो। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि एक्चुअली में हमारे यंग मास्टर मुझे स्टेशन पे मिले थे और वो अपने एक फ्रेंड के साथ थे, पर उस लड़की का चेहरा मैंने अच्छे से नहीं देखा था और उसकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। और ये सुनने के बाद मिस्टर डू का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सुनकर मिस्टर डू समझ जाते हैं कि उनका असिस्टेंट सच ही कह रहा था और तभी वो विंडो से बाहर देखते हैं तो वो यिंग और जूनियर को साथ में हंसते हुए देखते हैं और उन दोनों को साथ में देख के उनके दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाता है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उन दोनों को साथ में देख के। साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू अपनी वाइफ यिंग और जूनियर के साथ कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई रिसेप्शन पार्टी में जाता है जहाँ पे वो यिंग को अपने साथ ही रखता है। तो यहाँ पे वो अपने बिजनेस पार्टनर से यिंग को मिलाता है तो उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तुम काफी लकी हो जो तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल और यंग वाइफ फिर से मिल गई, जिसपे मिस्टर डू प्राउड फील करके यिंग के कंधे पे हाथ रखते हैं। तो यिंग उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। जूनियर को भी ये सीन देख के बहुत गुस्सा आ रहा था और इसके बाद यिंग वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिस्टर डू जूनियर को देखते हैं जो कि लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तो ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि कम से कम जूनियर यिंग के पीछे नहीं गया। फिर तभी क्लब ओनर लिंग मिस्टर डू से पूछती है कि यिंग और जूनियर कहाँ है। ये सुनने के बाद वो दोबारा से मुड़ के देखता है पर अब जूनियर वहाँ पे नहीं था। तो वो समझ जाता है कि वो जरूर यिंग के पीछे गया होगा। तो वो तुरंत ही घबरा कर उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। और वहीं दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि एलोवेरा पाउडर लगा रही होती है। इतने में ही वहाँ पे जूनियर आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे एलोवेरा से एलर्जी है। तभी मिस्टर डू उन्हें ढूंढते हुए ऊपर आ जाते हैं। तो वो डोर पे एक कपल की परछाई देखते हैं और ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि जूनियर को समझा रही होती है कि ऐसा करने के बाद वो मेंशन लौट के मिस्टर डू के स्टडी रूम को चेक कर सकती है, पर जूनियर उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। मिस्टर डू अचानक से डोर ओपन कर देते हैं पर वो अंदर का सीन देख के रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उधर पे यिंग और जूनियर साथ में नहीं होते बल्कि कोई और कपल होता है। और वहीं दूसरी ओर पे जूनियर यिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है, पर जाते हुए यिंग का स्कार्फ वहीं पे गिर जाता है। और क्योंकि मिस्टर डू को कोई क्लू नहीं मिलता है कि वो दोनों साथ में है तो वो वापस पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ के वो देखते हैं कि जूनियर दोबारा से अपनी ही जगह में बैठा हुआ है। फिर तभी वहाँ पे यिंग वापस आती है और मिस्टर डू को बताती है कि वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है और उसे हाथ में कुछ रैशेस भी निकल आए हैं जो कि असलियत में एलो पाउडर का रिएक्शन था।
था, बट वो उसे बताती है कि शायद उसे ड्रिंक सूट नहीं करी, जिसके बाद वो खुद को एक्सक्यूज करके आराम करने के लिए वापस मेंशन चली जाती है। और ये सारा ड्रामा जुनियो दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसे पता होता है कि मिस्टर डू की नजर उसी पे है, इसलिए वो अभी यिंग के पीछे नहीं जाता है। फिर तभी मिस्टर डू के पास क्वीन आती है और उन्हें खुद के साथ ड्रिंक करने कहती है, इसके लिए मिस्टर डू मान जाते हैं और वो जुनियो की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी पार्टी में ही था। तो वो रिलैक्स होके अपनी वाइफ के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि जुनियो और यिंग का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे क्वीन मिस्टर डू से डरती थी, तो वो उन्हें ये जवाब देती है कि वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हैं और क्योंकि वो एक ही एज ग्रुप के हैं तो वो दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर तभी मिस्टर डू जुनियो की साइड फिर से पलट के देखते हैं, पर इस बार जुनियो वहाँ पे नहीं होता है और ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और बाहर जाते हुए उसे कॉरिडोर में यिंग का स्कार्फ मिलता है और ये देख के उसका शक पक्का हो जाता है कि वो दोनों साथ में थे। जिसके बाद वो सीधे मेंशन पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट से रिवॉल्वर लेके डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यिंग और जुनियो साथ में है। फिर वो डायरेक्ट रूम में पहुंचकर उन्हें साथ में देखता है और उस पे फायर कर देता है, पर असलियत में वो सिर्फ उसका एक सपना होता है और अब वो ऐसी बातें सोचकर खुद ही डर चुका था। वही दूसरी ओर हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि स्टडी रूम की डुप्लीकेट की से डोर ओपन करने वाली थी, पर तभी वहाँ पे जुनियो आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसे साइड में ले जाके समझाता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों जो भी कुछ करेंगे एक दूसरे से डिस्कस करके करेंगे, तो फिर तुम ये अकेले ही स्टडी रूम में क्यों जा रही हूँ। तो यिंग उसे कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे ढूंढना है। तो जुनियो से कहता है कि ये सही टाइम नहीं है स्टडी रूम में जाने का, क्योंकि इस वक्त इस मेंशन में सिर्फ तुम ही हो और बाकी सभी लोग पार्टी में है, तो कुछ भी होगा तो सबसे पहले शक तुम पे ही जाएगा। और वैसे भी उसने अपने स्टडी रूम में मार्क लगा के रखा है, अगर कोई भी एंटर करेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो यिंग उसे पूछने लगती है उस मार्क के बारे में कि उसने ऐसा कौन सा मार्क लगा के रखा है और जुनियो से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि मैं आसानी से एंटर कर पाऊँ। तो जुनियो से कहता है कि मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ, उसने मुझे परमिशन नहीं दी कभी वहाँ पे जाने की, तो वो तुम्हें क्यों परमिशन देगा। और उसे बताता है कि मैं 1 साल से उधर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सका हूँ। और इसके बाद वो यिंग को रैशेस की मेडिसिन देता है जिससे उसकी एलर्जी ठीक हो और इसी के साथ वो अपना कोट उसे देता है और उससे कहता है कि तुम अपने रूम में जाके आराम करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिंग अपने रूम में होती है और मेडिसिन वगैरह लेके वो थोड़ा ठीक फील कर रही होती है। जिसके बाद वो जुनियो का कोट उठा के अच्छी तरीके से टांगने लगती है, पर तभी उसमें से उसका वॉलेट गिरता है और उसमें कुछ पेपर्स और फोटोज होती हैं। और जब वो उन पेपर्स को चेक कर रही होती है तो उसे वहाँ पे कुछ पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं, जिसमें उसे खुद की एक पुरानी फोटो मिलती है अपने पुराने दोस्त शैंग के साथ। और वो उसके पर्स में ये फोटो देख के काफी हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर जुनियो को ये पिक्चर्स कहाँ से मिली। और इसके बाद वो अपने बचपन के फ्रेंड शैंग की हरकतें और जुनियो की हरकतों को नोटिस करती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि जुनियो ही उसका बचपन का फ्रेंड शैंग है। और खुद से ही कहती है कि मैंने सोचा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ चुके हो। और वो फोटो हाथ में लेके वो पूरे मेंशन में भागकर जुनियो को ढूंढ रही होती है। तभी वो उसके रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जुनियो उसे कॉरिडोर से आता हुआ दिखता है और जुनियो को देखकर यिंग बुरी तरीके से रो रही होती है, पर जुनियो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसे क्यों रो रही है। पर यिंग उसे अपने सामने देखकर उसकी तरफ जाने ही लगती है कि तभी मिस्टर डू स्टेयर्स से चढ़ते हुए वहाँ पे आ रहे होते हैं और वो जुनियो की तरफ देखते हैं जो कि काफी रिलैक्स्ड और काम होता है। तो उन्हें कुछ भी यहाँ पे शक वाली बात नहीं लगती है क्योंकि यिंग भी काफी कंट्रोल में होती है। जिसके बाद वो यिंग के करीब आते हैं तो यिंग उनसे पूछती है कि आप इतने जल्दी वापस क्यों आ गए। तो मिस्टर डू से रिप्लाई देते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं वापस आ गया। और मिस्टर डू के पूछने पे कि वो कहाँ जा रही थी, वो उसे बताती है कि मैं किचन में पानी लेने के लिए जा रही थी और ये कह के वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद मिस्टर डू जुनियो से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने जल्दी पार्टी से वापस क्यों आ गए। तो जुनियो ने बताता है कि मैं एक लड़की के साथ पार्टी में था और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस घर आ गया। जिसके बाद मिस्टर डू उसकी कॉलर चेक करते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर जुनियो उन्हें रूम तक छोड़ने के लिए उनके साथ जाता है और तभी हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि साइड में खड़े होकर अपना रोना कंट्रोल कर रही होती है। आगे दिखाया जाता है कि यिंग वापस अपने रूम में आती है और जुनियो का पर्स उसके ब्लेजर में वापस रख देती है और फिर अपना पर्स खोलकर वो रेड रिबन चेक करती है और समझ जाती है कि हो ना हो जुनियो ने ही इसे वापस उसे लौटाया होगा और ये सोचकर स्माइल करती है। फिर वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो इस बारे में कुछ भी जुनियो को नहीं बताएगी कि वो उसे पहचान गई है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके हर काम में इन्वॉल्व होगा और वो जुनियो को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी।
वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टडी रूम की तरफ आते हैं और आके वो मार्क चेक करते हैं जो उन्होंने लगाया था। यहाँ पे वो बिल्कुल पतली वायर लगाए होते हैं और क्योंकि वो वायर टूटी नहीं होती है तो वो समझ जाते हैं कि अभी तक अंदर कोई नहीं गया है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनियो और यंग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे यंग सोचती है कि आखिर जुनियो का यहाँ पे आने का मकसद क्या है और क्या इसने मुझे अपने बचपन की फ्रेंड के तौर पे पहचाना है या नहीं। फिर तभी वहाँ पे मेड टी लेके आती है जो कि धोखे से यंग के ऊपर गिर जाती है। तो जुनियो ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे अपना रुमाल ऑफर करता है। यंग यहाँ पे उसे थैंक्स कहती है तो जुनियो मुस्कुरा के कहता है तुमने मुझे आज तक थैंक्स नहीं कहा तो आज क्या स्पेशल बात है। पर यंग स्माइल करती है और मन ही मन कहती है कि मेरे हर काम में मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर थोड़ी देर बाद डिशेस सर्व करते हुए इनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और ये सब कुछ मिस्टर डू दूर से खड़े होके देख रहे होते हैं और काफी जेलस फील कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो भी डिनर टेबल के पास आते हैं और यंग के करीब आके जानबूझ के उसका हाथ पकड़ के चेक करने लगते हैं कि उसके रैशेस अब कैसे हैं और इस चीज से यंग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और वो जानबूझ के जुनियो को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं और जुनियो इस चीज से काफी ज्यादा जेलस होता है। इसके बाद मिस्टर डू बैठकर उन दोनों को बताते हैं कि हमारी कंपनी ऑर्फनेज बच्चों को फंडिंग करती है और इसलिए हम ऑर्फनेज जाके उन बच्चों से मिलना चाहिए। तो जुनियो यहाँ पे सोचता है कि क्या इसे शूशू की यानी कि यंग की रियलिटी के बारे में पता चल गया है जो ये इसे अपने साथ आउट ऑफ सिटी ले जाना चाहता है। तो वो मिस्टर डू से कहता है कि उधर पे काफी सारे रिपोर्टर होंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि यंग आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, तो इसलिए आपके साथ मेरा जाना सही रहेगा। तो मिस्टर डू से कहते हैं कि हम सब साथ में जाने वाले हैं। फिर वो सभी लोग जब जाने के लिए रेडी होते हैं तो जुनियो अपनी कार के पास जाके खड़ा होता है और यंग को देखता है और यंग भी उसी की तरफ देख रही होती है। तो मिस्टर डू ये बात नोटिस कर लेते हैं तो वो चुपचाप अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है। फिर इसके बाद यंग मिस्टर डू की कार में ही बैठने लगती पर तभी क्वीन की मेड फ्रंट सीट पे बैठ जाती। जिसके बाद यंग मिस्टर डू से पूछती है कि मैं कहाँ बैठूं। तो मिस्टर डू उसे जुनियो की कार में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यंग जाके जुनियो की गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठने लगती है पर जुनियो उसके लिए फ्रंट डोर ओपन करता है और उसे आगे बैठने के लिए कहता है। तो ये देखकर मिस्टर डू को जुनियो पे बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर यंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मिस्टर डू उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वो मेंशन में रुक कर स्टडी रूम चेक करना चाहती थी। जिसपे जुनियो से कहता है कि तुम्हें दूसरे चांस के लिए वेट करना चाहिए। तो यंग उससे कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और गुस्से में कहती है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। जिसपे जुनियो उसके घूर के देखने लगता है। तो यंग उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और ये सुन के जुनियो शॉक्ड हो जाता है और मुस्कुरा के उससे कहता है कि क्या तुमने अभी अभी मुझसे सॉरी कहा? आखिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें हुआ क्या है? साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग साथ में जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जुनियो की कार बंद हो जाती है और ये देखकर असिस्टेंट लू भी अपनी कार रोक देता है और फिर वो जुनियो की कार देख के मिस्टर डू को आके बताता है कि उनकी कार खराब हो गई है और उन्हें इसे फिक्स करने में काफी टाइम लगेगा। ये जानने के बाद मिस्टर डू उन्हें गाड़ी ठीक करने के बाद आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट लू जुनियो को आके ये बात बताता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये देख के यंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग यहाँ से सचमुच में जा रहे हैं। इसके बाद जुनियो कार रिपेयर करने लगता है पर उसे काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और ये देख के यंग उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है और अपनी हैट से उसे हवा करने लगती है। जिसके बाद जुनियो से पलट के पूछता है कि ये हवा चल रही है या तुम मुझे फैन कर रही हो। जिसपे यंग उसे कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, तुम अपना काम करो। और दोबारा से जुनियो अपना काम करने लगता है तो यंग दोबारा से अपनी हैट से उसे हवा करने लगती है। इसके बाद जुनियो उसे सामने से हवा करने के लिए कहता है तो यंग मुस्कुराते हुए उसे सामने आके हवा करने लगती है और ये सब कुछ मिस्टर डू दूर से देख रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में खुश देख के उन्हें काफी जेलसी होती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी फिक्स करने में बहुत टाइम लगता है तो यंग कार में जाके सो जाती है और गाड़ी फिक्स करने के बाद जुनियो आके उसे जगाता है और बाहर आकर उसे कुछ खाने के लिए कहता है। तो यंग बाहर आके पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कहाँ से लाए। तो जुनियो से बताता है कि क्वीन की मेड ने मेरी कार में ये खाना रख दिया था। जिसपे यंग उसे ये बिना परमिशन के खाने के लिए मना करती है। तो जुनियो से ब्रेड ऑफर करता है और कहता है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी ब्रेड ही तो ली है तो वो बुरा नहीं मानेगी। पर क्वीन खाने से मना कर देती है और उसे भी खाने से रोकती है और उनकी ये सारी चीजें दूर से खड़ा मिस्टर डू देख रहा होता है और ये सब कुछ देख के उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर डू के आने का वेट कर रही होती है और वो अपनी मेड से पूछते हैं कि आखिर वो ऊपर जाके क्या देख रहे हैं। तो मेड उसे बताती है कि मिस्टर डू ने कहा है कि ऊपर की सीनरी काफी अच्छी है तो वो थोड़ी देर उसे एंजॉय करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड खाने के बाद उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और ये देख के यंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ब्रेड में जहर था और वो जल्दबाजी में जाके कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर
जब वो पीछे पलट के देखती है तो जुनियो दोबारा से बड़े मजे से ब्रेड खा रहा होता है और ये देख के वो समझ जाती है कि वो उसके साथ सिर्फ नौटंकी कर रहा था, जिसके बाद वो एक स्टिक उठा के उसे पीटने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, पर ये सीन देख के मिस्टर डू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद डायरेक्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनियो यिंग के पास आके कार स्टार्ट करके उसे चलने के लिए कहता है, पर यिंग यहाँ पे स्टार्स देख रही होती है। जिसके बाद जुनियो उसके पास आके खड़ा होता है तो यिंग उसे बताती है कि उसे बचपन से ही स्टार्स देखना काफी पसंद था, पर फिर बचपन में एक इंसिडेंट होने के बाद उसने आसमान की तरफ देखना ही बंद कर दिया। तो जुनियो समझ जाता है कि वो अभी इस वक्त अपने मॉम डैड की डेथ की इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है और वो उसे देख के काफी दुखी हो जाता है। तो यिंग भी यहाँ पे मन ही मन सोचती है कि जब मैं ये सब कुछ सॉल्व कर लूंगी और अपनी फैमिली को जस्टिस दिला चुकी होंगी, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगी कि मैं असलियत में कौन हूँ। और इसके बाद वो डायरेक्टली वहाँ से ऑर्फनेज सेंटर पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें आज रात रुकना होता है। और क्योंकि मिस्टर डू भी यहाँ पे काफी रात गए जाग रहे होते हैं तो जुनियो आके उनके साथ बैठता है। तो जुनियो यहाँ पे उनसे पूछता है कि आप इतनी रात को मेरे साथ जाग कर इन बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो रोस्ट क्यों कर रहे हैं। पर मिस्टर डू सच्चाई नहीं बता सकते थे कि वो यहाँ पे जाग कर सिर्फ उन दोनों पे नजर रखे हुए हैं और बहाना कर देते हैं कि उन्हें आज उसकी मॉम की काफी ज्यादा याद आ रही है। फिर यहाँ पे पुरानी बातें याद करके ये दोनों ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद जुनियो एक पोटैटो रोस्ट करके और अपने डैड को देता है, पर तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है जो कि जुनियो को उसके साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि यिंग को अच्छे से पोटैटो रोस्ट करना नहीं आ रहा था। तो यिंग वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि तुमने अनकुक्ड स्वीट पोटैटो लिया था तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो मिस्टर डू उसे अपना पोटैटो देते हैं और मुस्कुराकर उस बच्ची के सर पे हाथ रखते हैं, पर तभी वो बच्ची इसके रिप्लाई में उसे थैंक यू ग्रैंडपा कह देती है और ये सुन के उसका दिमाग भनक जाता है। पर बच्ची यही नहीं रुकती है और यिंग के पास जाके उससे पूछती है कि क्या शायू आपका बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के तो सभी वहाँ पे सन्न रह जाते हैं। जिसके बाद कोई कुछ भी नहीं कहता और यिंग उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो वो बच्ची जुनियो को भी साथ ले जाने की जिद करने लगती है। पहले तो जुनियो उसकी बातें सुनने के बाद मना करता है, पर मिस्टर डू उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब वो और बेइज्जती महसूस नहीं करना चाहते थे। और उनकी बात मानते हुए जुनियो यिंग के साथ चला जाता है। और फिर इन दोनों को वहाँ पे बैठे हुए देख के मिस्टर डू का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। जिसके बाद वो अपने रूम में आके काफी गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। पर यहाँ पे भी उसे शांति कहाँ मिलने वाली थी और यहाँ पे क्वीन उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है यूँ तो मेरे अंकल ने मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट किया और अगर तुम चाहो तो हम उसके पास जा सकते हैं। और उसकी ये बात सुनते ही मिस्टर डू भड़क उठते हैं, उसे चिल्लाकर कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया अपनी दम पे पाया है और मुझे तुम्हारे अंकल वंकल के हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अंकल मेरी गर्दन पे लटकती हुई तलवार की तरह है जो कि मुझे ढंग से जीने तक नहीं देता है। तो इस पे क्वीन उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अंकल से बात करूंगी कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो मिस्टर डू से कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि चल क्या रहा है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंकल की बात ना होती तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। ये बात सुन के वो काफी हर्ट फील करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनियो और यिंग बच्चों को कुछ गिफ्ट बांट रहे थे और यहाँ पे ऑर्फनेज का ओनर मिस्टर डू को कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, पर मिस्टर डू का ध्यान उन पे होता ही नहीं है और उनका पूरा ध्यान यिंग और जुनियो के ऊपर होता है जो कि साथ में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और वहीं दूसरी ओर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नाराज होती है और अपनी मेड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर मुझे अपसंद करते हैं। तो मेड उसे समझाने की कोशिश करती है तो क्वीन से कहती है कि आज हम पहले जाके कार में बैठेंगे। तभी मिस्टर डू यिंग को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि वो उन दोनों को साथ में देख के खुश नहीं होते हैं और उसे कहते हैं कि आज जाते समय तुम मेरे साथ कार में बैठना। जिसके रिप्लाई में यिंग उसे पूछती है कि अगर वो उनकी कार में बैठेगी तो मिसेस डू कहाँ बैठेंगी। तो मिस्टर डू उसे कहते हैं कि वो जुनियो के साथ आ जाएगी और उनकी ये बात मिसेस क्वीन वहीं से निकलते हुए सुन लेती हैं और जुनियो से कहती हैं कि आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारी कार में बैठना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अलाउ करोगे। जिस पे जुनियो उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वापसी में दिखाया जाता है कि मिस्टर डू यिंग और जुनियो के बारे में ही सोच रहे होते हैं और ये सब सोच के उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो वो यिंग का हाथ जोरों से पकड़ता है जिसपे यिंग उसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर डू उसे कहते हैं कि अचानक मुझे याद आया कि कल तुम लोगों ने गाड़ी फिक्स करने में काफी टाइम लगा दिया था। जिसके रिप्लाई में यिंग उनसे कहती है कि शायद यंग मास्टर को गाड़ी रिपेयर करना नहीं आता है और शायद इसी कारण उन्हें इतना टाइम लगा होगा। तो मिस्टर डू उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे पहले से जानती हो और तुम हमेशा उसके आसपास काफी खुश रहती हो और तुम मुझे बताओ कि आखिर जुनियो तुम्हें इतना खुश कैसे रख लेता है। तो यंग यहाँ पे उसके इशारे समझ रही होती है और उससे कहती है कि हम एक फैमिली हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और क्योंकि जुनियो आपका बेटा है तो मैं किसी स्ट्रेंजर की तरह उसे ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर डू उससे खुश होते हैं कि वो अच्छा कर रही है और फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो मिस्टर डू मिसेस डू से बात करने की कोशिश करते हैं
पर क्वीन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी ओर जुनियो यंग से पूछता है कि रास्ते में क्या कुछ हुआ था, तो यंग यहाँ उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे जुनियो उसके हाथ में एक नोट देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यंग वो नोट खोल के देखती है तो उसमें लिखा होता है कि कुछ भी करने में जल्दी मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू अकेले कमरे में बंद होके ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर तभी डोर पे नॉक होती है और मिस्टर डू जोर से चिल्लाते हैं कि मैंने सभी को मना किया हुआ है यहाँ पे आने के लिए। पर असिस्टेंट लू किसी बंदे के लिए यहाँ पे डोर ओपन करता है तो मिस्टर डू दोबारा से चिल्लाने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ पे प्रेसिडेंट लियांग को देखते हैं तो वो चुप हो जाता है और लियांग यहाँ पे एक चेयर को देखता है और उससे कहता है कि तुम ऐसी कंफर्टेबल सीट डिजर्व नहीं करते हो, और ये कह के वो खुद वहाँ पे बैठ जाता है। और यहाँ पे मिस्टर डू उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुमने ज़ैंग का मर्डर करने के बाद उसकी सारी टेरिटरी को पे कब्जा कर लिया और अब तुम उसके बेटे का इलीगल बिजनेस भी हड़पना चाहते हो। तो मिस्टर डू यहाँ पे उससे हर बात पे सॉरी कह रहे होते हैं। और फिर लियांग यहाँ पे उसे एक फाइल देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। और मिस्टर डू जब वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखता है तो उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे सारे के सारे स्ट्रेंजर्स हो। तभी असिस्टेंट लू मिस्टर डू को बताता है कि वेयर हाउस में हमारा कुछ सामान आया हुआ है और हमें अभी जाके उसे चेक करना होगा। तो मिस्टर डू यहाँ पे बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर सारा प्लान चेंज कैसे हो गया। और फिर वो सबकी तरफ देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो क्वीन से सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है पर मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊंगा और तुम मेरी तरफ से उन्हें एक्सप्लेन कर देना। इस पे क्वीन उसे कहती है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जिसके बाद मिस्टर डू जूनियर को बताता है कि आज तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी और क्योंकि मैं वेयर हाउस जा रहा हूँ तो मेरा तैयार किया हुआ गिफ्ट तुम उन्हें दे देना। और इसके बाद मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं और क्वीन भी वहाँ से चली जाती है। और जूनियर ही समझ गया था कि आज यंग यहाँ पे घर पे अकेली रहेगी तो वो जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। तो वो उसे एडवाइस करता है कि तुम अकेले कुछ भी गलत काम मत करना। तो यंग यहाँ पे हाँ तो कह देती है पर वो मन ही मन कुछ सोच रही होती है। और फिर जूनियर अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आता है तो डॉक्टर फ्रेंड उसे बताती है कि आज लियांग का बर्थडे है और अगर मिस्टर डू इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी छोड़कर वेयर हाउस जा रहा है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। और फिर उसे कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो वेयर हाउस वही वेयर हाउस हो जो कि हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, यानी कि ओपीएम का इलीगल वेयर हाउस। तो जूनियर यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो आज रात उसका पीछा करेगा। जिसके बाद डॉक्टर उसे संभल के काम करने के लिए कहती है और साथ ही उसे बताती है कि तुमने मुझे ज़ैंगबाओ के बारे में पता लगाने के लिए कहता था और मुझे जहाँ से सोर्सेज से पता चला है कि वो टैंगशाइन में रुका हुआ है। तो जूनियर यहाँ पे कहता है कि जब मिस्टर डू उसे इतनी बेताबी से ढूंढ रहे हैं तो जरूर उसके पास कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी और वो चीज हमारे काम आ सकती है। इसके बाद दूसरी ओर हमें ज़ैंगबाओ को दिखाया जाता है जो कि टैंगशाइन में ही रुका हुआ था पर उसने अपना गेटअप पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। और यहाँ पे वो खुद से ही कहता है कि मिस्टर डू तुमने मेरे पापा को मार दिया पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तभी वो जूनियर को गाड़ी से उतरते देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। और हमें यंग को जो कि क्वीन के जाने के बाद मेंशन में अकेली होती है और मिस्टर डू के स्टडी रूम को चेक करने का डिसाइड करती है। और जूनियर ने जैसा कि उसे बताया था यहाँ पे उसे एक मार्क भी मिलता है जो कि मिस्टर डू ने लगाया होता है जो कि एक थिन वायर होती है और इसे इग्नोर करते हुए वो स्टडी रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश कर रही होती है पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वही दूसरी ओर हमें जूनियर को दिखाया जाता है जो कि वेयर हाउस में मिस्टर डू का पीछा करते हुए पहुंच जाता है। फिर यहाँ हमें यंग को दिखाया जाता है जिसे काफी ढूंढने के बाद एक पेंटिंग के पीछे 2 फाइल्स मिलती है जिनमें से एक के अंदर असली डू जूनियर का डेथ सर्टिफिकेट होता है। और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि वो ये देख के समझ जाती है कि मिस्टर डू को जूनियर की असलियत के बारे में पता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और उनका असली बेटा बहुत पहले मर चुका है और अब उसकी जान को खतरा है। वही दूसरी ओर मिस्टर डू को हमें वेयर हाउस में दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट लू से पूछ रहा होता है कि क्या वाकई में मेरा बेटा मर गया है और ये लड़का मेरा बेटा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लियांग ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हो वो गलत हो। तो असिस्टेंट लू उन्हें समझाता है कि जब से यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं तब से काफी अनयूजुअल चीजें यहाँ पे हो रही हैं और काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी बाहर लीक हुई है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ यंग मास्टर कर रहे हैं। और इनकी बातें सुन के हमें पता चलता है कि मिस्टर डू को पहले तो ये यकीन था कि जूनियर उन्हीं का बेटा है पर 2 दिन पहले जब प्रेसिडेंट लियांग यहाँ पे आए तो उन्होंने मिस्टर डू को उनके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया। और इसी के साथ मिस्टर डू अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अगर यंग मास्टर यहाँ पे आए तो उसे बुरी तरीके से मारना और जब तक वो सच ना बताए तब तक उसे छोड़ना मत और अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना हो पाए तो उसे मार डालना। वही दूसरी ओर में यंग को दिखाया जाता है जो कि मेंशन से बाहर जा रही होती है ताकि वो जूनियर को बचा पाए। और वहीं दूसरी ओर हमें जूनियर को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर डू के जाने के बाद वेयर हाउस में एंटर करने ही वाला था पर तभी पीछे से उस पर कोई हमला करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ज़ैंगबाओ होता है जो कि अपने डैड की मौत का
बदला उससे लेना चाहता था। और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी यहाँ पे यिंग पहुंचती है जो कि इन लोगों को शांत करती है और जैंगबा को बताती है कि मिस्टर डू तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं और उन्होंने चारों तरफ में तुम्हें ढूंढने के लिए लोग लगा रखे, और साथ ही उसे एक एनवलप देके कहती है कि इसमें तुम्हारी नई पहचान और टिकट है और अगर तुम चाहो तो यहाँ से बचकर जा सकते हो। और इसके बाद वो जुनियो को बताती है कि मिस्टर डू को पता चल गया है कि तुम उनके रियल बेटे नहीं हो, और इसके बाद वो जल्दी से उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी जैनबाओ उन पे अटैक कर देता है कर यिंग जुनियो की गन उस पे पॉइंट कर देती है, पर तभी जुनियो बीच में आ जाता है और इसी दौरान जैनबाओ उसे घायल कर देता है। और जुनियो जानता था कि अगर उसने जैनबाओ को मारा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और इसलिए वो यिंग को जैनबाओ को मारने से रोक देता है और उसे समझाता है कि मिस्टर डू ने इसके फादर को मारा है, इसलिए ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद यिंग जुनियो को साथ लेकर जाने लगती है तो जुनियो उसे डॉक्टर लिंग के क्लिनिक जाने के लिए कहता है। और फिर जब वो लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और जुनियो यहाँ पे यिंग को कहता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है तो तुम वहाँ पे जाके बैठो और मैं खुद का ट्रीटमेंट कर लूंगा। और यिंग जब इस सीक्रेट रूम में जाती है तो वहाँ पे सब कुछ देख के काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिस्टर डू के खिलाफ काफी सारे सबूत होते हैं। और इसके बाद वो वहाँ पे 2 डियर्स भी देखती है जिनमें से एक उसका होता है, और ये सब देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर हमें जुनियो को दिखाया जाता है जो कि एक सर्जन था, तो उसने कई बार इस तरीके के घाव स्टिच किए थे और इस टाइम पे भी वो खुद को स्टिचेस लगा रहा था। और उसने यहाँ पे यिंग को कहा था कि तुम बिल्कुल भी बाहर मत देखना, पर यिंग उसे ये सब कुछ करता देख रही होती है और ये देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बाहर आती है उसकी हेल्प करने के लिए। और जब वो यहाँ पे आके उसकी हेल्प करने लगती है तो जुनियो से देख के कहता है कि अब तुम फाइनली मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही हो, जिसपे यिंग उससे कहती है कि हम पहले से ही फ्रेंड है, जिसके रिप्लाई में जुनियो कहता है कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतना आसान नहीं है। इसके बाद यिंग उससे पूछती है कि जिस दिन मिस्टर जैंग ने तुम्हें सबके सामने फोर्स किया था कि तुम अपना स्कार दिखाओ, उस दिन भी तुमने इसी तरीके से खुद पे स्टिचेस लगाए थे? तो जुनियो हाँ कहता है और इससे पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? तो यिंग को ये जानकर उसके लिए काफी बुरा फील होता है और इसके बाद वो उसकी शर्ट पहनने में हेल्प करती है और उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो शैन। और अपने बचपन का नाम सुन के जुनियो समझ जाता है कि वो उसे पहचान गई है, शूशू। और इसके रिप्लाई में जुनियो से कहता है कि शूशू हमें मिले हुए एक अरसा हो गया। और यहाँ पे ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी को जानते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू दोबारा से वेयर हाउस आते हैं और अपने लोगों से जुनियो के बारे में पूछते हैं, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे आया ही नहीं। यहाँ पे मिस्टर डू जानता था कि जुनियो उसे फॉलो कर रहा है, तो उसने इसके लिए ये ट्रैप बिछाया था। पर अब जब वो यहाँ पे नहीं आया था तो वो काफी कंफ्यूज था। तभी असिस्टेंट लू वहाँ पे जैनबाओ को लेके पहुंचता है और मिस्टर डू उसे देख के हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यिंग और जुनियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनियो अपने बचपन की फ्रेंड मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था और वो ड्रिंक करने लगता है। तो यिंग उसे मना करती है कि तुम काफी इंजर्ड हो तो ड्रिंक मत करो, पर वो नहीं मान रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसकी डॉक्टर फ्रेंड आती है और यिंग को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो जुनियो उसे इंट्रोड्यूस कराता है और उन्हें बताता है कि ये शूशू है, मेरी बचपन की दोस्त। तो यहाँ पे डॉक्टर समझ जाती है कि ये दोनों ही जान चुके हैं कि एक दूसरे के बचपन के फ्रेंड है, और साथ ही यिंग को बताता है कि ये डॉक्टर ली है जो कि मेरे साथ मिलके मिस्टर डू के स्मगलिंग केस को हैंडल कर रही है। इसके बाद डॉक्टर ली इन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है और यिंग यहाँ पे जुनियो से पूछती है कि आखिर तुम जुनियो कैसे बने? तो वो उसे बताता है कि रियल जुनियो ने उसके साथ इंटर्नशिप की थी और वो उसका काफी अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहता था और वो हर टाइम किसी न किसी से लड़ता रहता था, पर वो मेरा अच्छा फ्रेंड था और जब मैं किसी काम से चाइना गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे वहाँ पे पहुँच गया, जहाँ पे वो जाके बीमार पड़ गया और सही इलाज ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और जब मुझे पता चला कि मिस्टर डू अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं और वो उसे शक्ल से जानते तक नहीं, तो मैंने उसकी जगह ले ली और पिछले 2 साल से उसकी आइडेंटिटी यूज करके मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और ये यहाँ पे उसे अपनी स्टोरी बताती है कि जब मैं होमलेस हुई तो एक कपल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ दी और फिर बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, और तभी मैं वहाँ पे जुनियो से मिली थी। और कुछ दिन पहले मेरे फॉस्टर पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मैं यहाँ पे वापस आ गई अपने रियल मॉम डैड का बदला लेने के लिए। तो ये सुनने के बाद जुनियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अंकल जियान ने मेरी काफी मदद की थी और मैं उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहती है कि वो मेरे पेरेंट्स थे तो उनकी मौत का बदला मैं खुद लूंगी। तो जुनियो से बताता है कि मैं यहाँ पे मिस्टर डू से सिर्फ बदला लेने नहीं आई हूँ बल्कि उसका स्मगलिंग का बिजनेस भी चौपट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे यंग उसे सजेस्ट करती है कि ना मैं तुम्हारे काम के बीच में आऊंगी ना तुम मेरे काम के बीच में आना। और ये डिसाइड करने के बाद वो जुनियो को बताती है कि सर्वेंट वू से उसे पता चला था कि एक रिकॉर्डिंग मिस्टर डू के स्टडी रूम में रखी है जिसमें उसके फादर और मिस्टर डू की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है, और उसे बताती है कि पर वो रिकॉर्डिंग उसे वहाँ पे नहीं मिली और उसके बदले उसे जुनियो के डेथ सर्टिफिकेट मिला था। और मिस्टर डू पहले से जानता है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। तो जुनियो कहता है कि यानी कि वो सब कुछ एक ट्रैप था और जब उसे पता चल गया कि मैं जुनियो नहीं हूँ तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अगर मिस्टर डू उसके साथ ट्रिक्स खेल रहे हैं तो वो भी उसके साथ ट्रिक्स खेलेगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असिस्टेंट लू मिस्टर डू को वो ड्रैगर ला के दिखाते हैं जो कि उसे वेयर हाउस के बाहर पड़ा मिला था, और मिस्टर डू को बताते हैं कि ज़ेंगबाओ की बॉडी पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, पर वेयर हाउस के बाहर उसे काफी सारा ब्लड और ये ड्रैगर मिला, जिससे ये साबित होता है कि यंग मास्टर वहाँ पे आए होंगे और ज़ेंगबाओ ने उन पे हमला किया होगा। तो यहाँ पे ये दोनों साथ में मिलके एक प्लान बनाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूनियो काफी कामली डिनर टेबल पे बैठा होता है और वो सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो मिस्टर डू उसे वीक देखकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो जूनियो ने रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं, बस वो काफी थक गया है। तो उसे वीक देखकर वो मेड से सूप लाने के लिए कहते हैं और जब मेड सूप ला रही होती है तो प्लान के अनुसार तो असिस्टेंट लू उसके आगे पैर कर देता है और सूप यंग मास्टर पे गिर जाता है। ये देख के असिस्टेंट लू उस पे चिल्लाने लगता है और उसे ढंग से चलने के लिए कहता है गरम सूप लेके, और उसे यंग मास्टर की शर्ट उतारने में मदद करने के लिए कहता है, जिसपे जूनियो मना कर देता है और कहता है कि तुम बस मुझे टॉवल ला के दे दो। तो ये सुन के जल्दी से टॉवल लेने जाने लगती है। तो मिस्टर डू उसे बैठने के लिए कह देते हैं और जूनियो की शर्ट उतारने के लिए कहते हैं। तो जूनियो वहाँ से जाने लगता है तो वो खड़े होकर चिल्ला के उसे रोकते हैं और मेड को उसकी शर्ट उतारने के लिए कहते हैं, जिससे वो मेड डर जाती है। पर तभी क्वीन बीच में आ जाती है और असिस्टेंट लू को थप्पड़ मार के कहती है कि ये तुम्हारी सर्वेंट नहीं है जो तुम इस पे हुक्म चलाओ। और मिस्टर डू से कहती है कि जब तुम अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हो तो तुम दूसरों को किस तरीके से ट्रीट करोगे। और इसके बाद क्वीन अपनी मेड को अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जूनियो भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मिस्टर डू का ये चांस चला जाता है और उसे नहीं पता चलता है कि जूनियो की बॉडी पे कोई घाव है या नहीं। इसके बाद हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट लियांग ने उसे फेक सर्टिफिकेट दिखाया और यही लड़का उसका असली बेटा हो, और अगर ये जूनियो नहीं है तो आखिर इसके यहाँ पे आने का मकसद क्या हो सकता है और आखिर वो पिछले 2 साल से यहाँ पे क्यों रह रहा है। और पहले कई बार वो मुझे बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो गया और ये सब कुछ एक दिखावा नहीं हो सकता और हो सकता है कि वो उसका असली बेटा ही हो और प्रेसिडेंट लियांग उसके साथ खेल खेल रहे हो। दिखाया जाता है कि मिस्टर डू ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि जूनियो उनका फेक बेटा है या रियल बेटा, और यहाँ पे जूनियो जान चुका होता है कि वो उसके साथ सिर्फ खेल खेल रहा है तो वो भी इसके बदले में उसके साथ खेलेगा। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूनियो जानबूझ के यिंग के रूम से निकल रहा होता है और सुबह सुबह मिस्टर डू उसे यिंग के रूम से निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यिंग के रूम में क्या कर रहे थे। तो जूनियो उसे कहता है कि मेरे पास उसका कुछ सामान था तो सिर्फ उसे लौटाने आया था, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद मिस्टर डू यिंग के रूम में आते हैं और यिंग भी यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे कि उन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ चल रहा हो, और ये सब कुछ उनकी सिर्फ एक चाल होती है उसे परेशान करने के लिए। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि असिस्टेंट लू मिस्टर डू को आके बताते हैं कि आपका बिजनेस लगातार काफी लॉसेस में चल रहा है और अगर आपने ढंग से बिजनेस हैंडल नहीं किया और जूनियो को दिया हुआ बिजनेस वापस नहीं लिया तो प्रेसिडेंट लियांग आपसे सारा बिजनेस वापस ले लेंगे। पर डूजिंग सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और वो लगातार जूनियो के बारे में ही सोच रहा होता है कि अब तक उसने उसके लिए काफी कुछ किया है, इवन अपनी जान पे भी खेल गया, और अभी तक कोई भी ये चीज प्रूफ नहीं कर पा रही है कि वो मेरा फेक बेटा है। और साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि शायद वो मेरा एक लौता बेटा है, ये जानकर कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। फिर तभी मिस्टर डू खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें कार में जूनियो और यिंग साथ में दिखाई देते हैं, और फिर वो भाग के नीचे ये कंफर्म करने के लिए आता है कि क्या उसने सच देखा। और यहाँ पे ये दोनों ही देख कर कि मिस्टर डू नीचे आ रहे हैं ये नौटंकी करने लगते हैं कि ये दोनों काफी क्लोज हैं और एक रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग जूनियो को कन्विंस कर रही होती है कि वो उसे उसकी हेल्प करने दे, और यहाँ पे वो एक प्लान बनाती है कि वो जूनियो के साथ रिलेशनशिप का दिखावा करेगी। और जब मिस्टर डू को ये बात पता चलेगी तो उन्हें शायद ये यकीन हो जाए कि तुम उनके फेक सन नहीं बल्कि रियल सन हो, क्योंकि अगर वो उनका फेक सन होता और यहाँ पे किसी पर्पज से आता तो वो ऐसा अनरिस्पॉन्सिबल काम बिल्कुल भी नहीं करता, और ऐसा करके वो ये दोनों प्रूव कर सकते थे कि ये शायद मिस्टर डू का ही लड़का है। और बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू को ये सब कुछ देख कर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और यहाँ यिंग और जूनियो काफी क्लोज होते हैं जहाँ पे यिंग उसे परमिशन देती है खुद को किस करने की। और इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर डू काफी गुस्से में वापस अपने स्टडी रूम में जाते हैं और अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहे होते। तभी असिस्टेंट लू वहाँ पे आता है उन्हें संभालने के लिए, पर मिस्टर डू उसे गन पॉइंट पे रखते हैं और उसे गुस्से में पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तो असिस्टेंट लू उसे कहते हैं कि मैंने यिंग और जूनियो को साथ में देखा, पर वो गुस्से में उसे शूट ही करने वाला था कि तभी असिस्टेंट लू चिल्ला के कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना ही मैं इस बारे में कभी किसी से बात करूंगा। इसके बाद मिस्टर डू उसे गन पॉइंट पे रखते हुए उससे कहता है कि तुम ज़ेंगबाओ से जाके पूछो जो चीज मैंने उससे मांगी थी वो उसे मिली या नहीं।
और प्रेसिडेंट यांग से और टाइम मांगो और उनसे कह दो जूनियो के बारे में क्या करना है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और इसके बाद असिस्टेंट लाओ वहाँ से निकल के जा ही रहा होता है कि तभी हमें जूनियो को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि इन्होंने जैंग बाओ को पकड़ लिया है। वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। दूसरी ओर हमें जैंग बाओ को दिखाया जाता है जिसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और तभी मिस्टर डू वहाँ पे आते हैं और उसे पूछते हैं कि मैंने तुमसे जो चीज मांगी थी वो कहाँ है। तो जैंग बाओ से कहता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मेरे पास नहीं है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे बेशक मार सकते हो। और साथ ही उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा जूनियो और यिंग दोनों साथ में है और एक पेयर है। तो मिस्टर डू से पूछते हैं कि कैसा पेयर। तो जैंग बाओ कहता है कि वो काफी अच्छे दोस्त हैं और जोर से हंसने लगता है। यहाँ पे वो एक्चुअली में उसे नहीं बता रहा होता है कि वो दोनों उसके खिलाफ है और उसे हंसता हुआ देखकर मिस्टर डू उसे मारने का ऑर्डर देके वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर डू के बंदे उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जूनियो आता है और उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उसे एक सेफ जगह पे लाके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्टूपिड हो कि इतनी आसानी से पकड़ जाओगे। और ये कहने के बाद वो उसे फिर कुछ पैसे देता है और उसे कुछ दिन के लिए छुपने के लिए कहता है। तो जैंग बाओ यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हारा फादर मुझे मार डालना चाहता है जबकि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम कहीं वही चीज तो नहीं चाहते जो मिस्टर डू मुझसे चाहते हैं, और तुम्हें भी पता है कि वो चीज मेरे पास ही है। तो जूनियो से कहता है कि आज नहीं तो कल वो चीज मुझे मिल ही जाएगी, तब तक तुम खुद को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि मिस्टर डू जब तक तुम्हारी बॉडी नहीं देख लेंगे तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वही दूसरी ओर दिखाया जाता है कि असिस्टेंट लू आके मिस्टर डू को बताते हैं कि प्रेसिडेंट लियांग आपसे मिलना चाहते हैं, पर वो लियांग से मिलने नहीं जाता है और यिंग के रूम में आ जाता है। और यिंग यहाँ पे अनजान अपने रूम में रेडी हो रही होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और अब मुझे यहाँ पे काफी केयरफुल होकर रहना। तभी मिस्टर डू आके म्यूजिक प्ले कर देता है तो यिंग डर जाती है, पर वो ऐसे रिएक्ट करती है कि वो उसे अपने रूम में देख के काफी खुश है। और फिर मिस्टर डू उसके करीब आके उससे कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत पसंद आई थी और इतने सालों में तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना एडमायर किया, और अगर तुम मुझे 20 साल पहले मिली होती तो हम एक परफेक्ट कपल होते। तो ये कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या अपन दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल नहीं लगते। इसके बाद मिस्टर डू उसके फेस को पास से देखते हैं और कहते हैं कि ये काफी शर्म की बात है कि मैंने तुमसे यंग एज में शादी नहीं की। फिर वो जाते हुए उसे बताता है कि कल हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो तुम तैयार रहना डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहन के, और तुम मेरे साथ जा रही हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है तो यिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करने वाला है। फिर मिस्टर डू अपने स्टडी रूम में वापस जाते हैं तो असिस्टेंट लियाओ से आके बताते हैं कि मिस्टर लियांग ने अपना फाइनल डिसीजन हमें भेज दिया है। तो ये सुन के मिस्टर डू काफी गुस्से में आ जाते हैं और चिल्ला के कहने लगते हैं कि आखिर वो ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है। असिस्टेंट लू कहता है कि मिस्टर लियांग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते हैं तो ये काम वो खुद करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर डू फाइनली जूनियो और यिंग को मारने की प्लानिंग करते हैं और कहता है कि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड के जोड़े को हमेशा एक साथ रहना होगा एक गाड़ी में। तो उसका ये इशारा असिस्टेंट लू समझ जाते हैं और एक मैकेनिक को कार में कुछ गड़बड़ करने के लिए कहता है ताकि वो उनका एक्सीडेंट करवा सके। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डू जूनियो के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो जूनियो से पूछता है कि आप इसी हॉल में बैठ के चाय क्यों पीते हैं। तो मिस्टर डू से बताते हैं यहाँ पे बैठ के मुझे अपने पास्ट की याद आती है। तो जूनियो से पूछता है कि मैं भी आपके पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिस्टर डू से कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हारी मॉम और तुमसे था, और पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा पहले वाले जूनियो से काफी अलग लगता है। तो जूनियो मिस्टर डू से पूछता है कि आखिर आपको क्या अलग लगता है। तो मिस्टर डू जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शायद तुम अपनी माँ पे गए हो। वहीं यिंग उनकी ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और समझ जाती है कि मिस्टर डू ने कुछ ना कुछ गलत जरूर प्लान किया है। वहीं दूसरी ओर यिंग पूरी तैयार होती है और डिसाइड करती है कि भले ही मुझे रिकॉर्डिंग ना मिली हो पर मैं आज सब कुछ खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो जैसी बाहर आती है तो मिस्टर डू से देखते ही रह जाते हैं और जूनियो से कहते हैं कि यिंग इस शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, और यही चीज जूनियो से पूछते हैं। तो जूनियो भी कहता है कि इस चीज में कोई डाउट नहीं है। और फिर वो मिस्टर डू के साथ जा रही होती है पर उसका पूरा ध्यान जूनियो पे होता है और जूनियो ये सब कुछ देख के सोच रहा होता है कि अगर आज कुछ गलत हुआ तो मेरे लोग मिस्टर डू के लोगों को पकड़ लेंगे, पर मैं यिंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। फिर आगे दिखाया जाता है कि यिंग ने ब्लू ड्रेस नहीं पहनी होती है तो मिस्टर डू से पूछते हैं कि आखिर तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तो यिंग कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं वही ड्रेस पहनूंगी। तो मिस्टर डू कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें खुद वो ड्रेस पहनाऊंगा। और जब वो लोग कार में बैठने वाले होते हैं तो मिस्टर डू यिंग को जूनियो के साथ जाके बैठने कहते हैं। तो जूनियो से पीछे वाली सीट पर बैठाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इन लोगों के जाने के बाद असिस्टेंट लू मिस्टर डू को बताता है कि इन लोगों का एक्सीडेंट देख के नहीं पे ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि ये एक आम सा एक्सीडेंट है। तो मिस्टर डू लू को ऑर्डर देता है कि इनके पीछे चलो क्योंकि मैं इन्हें खुद अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहता हूँ। और यहाँ यिंग जूनियो से कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। तो जूनियो से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। पर वो लोग थोड़ी आगे ही जाते हैं कि उनकी गाड़ी बंद हो जाती है
और जूनियर यहाँ पे बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही होती है और मिस्टर डू ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। तो उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि बस थोड़ा ही टाइम है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और क्योंकि उन्होंने शायू की गाड़ी में बॉम्ब फिक्स किया होता है तो मिस्टर डू उससे कहते हैं कि बॉम्ब तो उस गाड़ी में फिक्स है पर यहाँ पे मेरी गाड़ी से आवाज क्यों आ रही है। तभी मिस्टर डू की गाड़ी में ब्लास्ट होता है और जेंग बाओ ये दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और ये देख के पता लगता है कि ये सब कुछ उसका करा धरा था। और यहाँ पे जूनियर और यिंग भी ये ब्लास्ट देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डू बस तो जाते हैं पर उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी उनकी वाइफ क्वीन यहाँ पे उनके पास आती है और कहती है कि तुमने इस घर में मुझे काफी समय से कैद रखा है पर अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे तो तुम मुझसे नफरत कर सकते हो पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वो उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद यिंग मिस्टर डू के रूम में आती है और कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि तुम्हारी कार में बम कैसे आया। और उसे बताती है कि जब तुमने जुनियो की गाड़ी में बॉम्ब फिक्स कराया था तो जेंग बाओ ये सब कुछ देख रहा था और उसने वो बॉम्ब चेंज करके तुम्हारी गाड़ी में लगा दिया। और फिर कहती है कि तुम ये जानकर काफी डिसअपॉइंट तो हुए होगे पर मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। और फिर वो उसके करीब आकर डू कह के बुलाती है जिससे मिस्टर डू डर कर उठ जाते हैं। और यिंग उसकी ये कंडीशन देख के खुश होती है और उसे बताती है कि मैं मिस्टर जियांग की बेटी शुशु हूँ। और मिस्टर डू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पे यिंग उनसे कहती है कि तुम अभी नहीं मर सकते हो, तुम्हें अभी और जीना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली का बदला लेने आई हूँ और आपको अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखनी होगी। और फिर वो जाते जाते उन्हें एक और बात बताती है कि मेरी शादी कभी आपसे नहीं हुई है और आपके बेटे जूनियो से हुई है। और फिर उसे एक और झटका देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा जूनियो असल में कौन है। और मुस्कुराकर कहती है कि चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसका रियल नाम शैंग शियांग है। यहाँ पे मिस्टर डू को थोड़ा सा विश्वास होता है कि वो उसी का बेटा है पर ये जान के वो काफी ज्यादा बुरा फील करता है कि वो उसका बेटा नहीं है। और इसके बाद यिंग वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर दिखाया जाता है कि जूनियो और यिंग साथ में होते हैं जहाँ पे यिंग उसे कहती है कि हमें नहीं पता इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है और उसे एक्सपोज करने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा। तो जूनियो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद वो उसे उसके साथ बैठ के स्टार्स देखने के लिए कहता है। तो ये सुन के यिंग मुस्कुराने लगती है और इसी सब के दौरान ये लोग एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। और जूनियो यहाँ पे उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जेंग बाओ आ जाता है और कहा जाता है कि जेंग बाओ जूनियो से मेंशन में मिलने के लिए आता है और उसे थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने मेरी हेल्प तो की पर अपन फ्रेंड बन के नहीं रह सकते हैं क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड की जान ली। जिस पे जूनियो उसे बताता है कि वो मेरे डैड नहीं है। ये सुन के जेंग बाओ काफी हैरान होता है। तो यिंग उसे बताती है कि एक्चुअली में मिस्टर डू ने मेरे मॉम डैड का मर्डर किया था। और यहाँ पे यिंग और जूनियो दोनों ही उसे अपना रियल नाम बताते हैं और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि आखिर इन तीनों का दुश्मन एक ही है। और थोड़ी देर बाद ये तीनों काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे जेंग बाओ उसे एक की देता है जो कि उसे अपने डैड के पुराने घर में मिली थी और वहाँ से जाने लगता है। तो जूनियो उसे पूछता है कि आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। तो जेंग बाओ उसे बताता है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ एमलेस गुजारी है और कई बार तो मरते मरते बचा पर अब मैं अपनी लाइफ एक पर्पस के साथ गुजारना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक नर्स मिस्टर डू को आके इंजेक्शन लगाती है जिसके लगाने की थोड़ी देर बाद ही मिस्टर डू की डेथ हो जाती है। और जो नर्स इंजेक्शन लगाने गई थी वो डॉक्टर ली थी और वो आके जूनियो और यिंग को बताती है कि मिस्टर डू की डेथ हो गई है। तो अब हमें फाइनली पता चलेगा कि उसका बिजनेस संभालने के लिए सामने कौन आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर डू की इन मौत के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो भी सामने आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि यिंग जी जान से स्टडी रूम में रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। फिर तभी जूनियो वहाँ पे आता है जो कि उसे इतना परेशान देखते हुए उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पे यिंग कहती है कि मिस्टर डू की डेथ हो चुकी है पर मैं वो रिकॉर्डिंग ढूंढ के उनकी रियलिटी सबके सामने लाना चाहती हूँ और जब हमारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी तो कोई भी हमें ब्लेम नहीं करेगा। और वो दोनों साथ में मिलके सारे घर में पड़े डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं। और यहाँ पे यिंग जूनियो से कहती है कि अगर मुझे एक क्लू मिल जाए कि मिस्टर डू ने स्मगलिंग के लिए मेरे फादर की शिप यूज की थी तो मैं ये सबको क्लियर कर सकती हूँ कि मेरे फादर इन सब काम में इन्वॉल्व नहीं थे। और क्योंकि ये लोग सब जगह चेक कर चुके होते हैं तो यिंग कहती है कि हमें स्टोर रूम में चल के भी चेक करना चाहिए। और वो लोग डॉक्यूमेंट्स देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे क्वीन आती है और उन्हें देख के वो काफी घबरा जाते हैं। पर क्वीन उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। और वो अपना सामान लेके वहाँ से जाने लगती है तो यिंग उन्हें रोकती है और उनसे पूछती है कि आखिर अब आप कहाँ जाएंगी। तो क्वीन उसे बताती है कि मेरी फैमिली बहुत रिच है और मेरे पास बहुत से घर है, उन्हीं में से किसी एक में रह लूंगी। और क्वीन उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। तभी क्वीन का अंकल प्रेसिडेंट लियांग वहाँ पे आता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ और ऑर्डर देता है कि क्वीन को घर छोड़ के आओ। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो उसके सारे आदमी यिंग और जूनियो को गन पॉइंट पे रखते हैं। फिर दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियांग के आदमी जूनियो को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और यहाँ पे लियांग उसे
आखिरी वार्निंग देता है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है और यहाँ पे तुम किस पर्पस से आए थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मिस्टर डू के बेटे नहीं हो। पर क्योंकि जुनियो कुछ भी नहीं बता रहा होता है तो वो उससे कहता है कि मैं मिस्टर डू का सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, पर तुम्हें ये बताना ही होगा कि तुम्हारे पीछे और कौन कौन लोग हैं। ये जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। पर जुनियो इसके रिप्लाई में उस पर थूक देता है और इस चीज से लियांग का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के। जिसके बाद वो यिंग के फेस से कपड़ा हटाता है और यिंग जुनियो का इंजर्ड देख के काफी ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद लिंग यिंग के पास जाता है और उसके फेस को टच करता है तो जुनियो उसे वार्निंग देता है कि तुम उसे इस सब में इन्वॉल्व मत करो और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो तुम मुझे टॉर्चर करो। तो उस पर लिंग कहता है कि चलो तुम्हारा मुंह तो खुला और जुनियो से कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुमसे इन्फॉर्मेशन कैसे गुलवानी है ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसके बाद वो यिंग के फेस पे नाइफ रखता है और जुनियो से कहता है कि अगर मैं इसका फेस कट कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यिंग यहाँ पे कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर जुनियो को यहाँ से जाने दो। जिसपे जुनियो से बताता है कि क्या तुम्हें पता है मिस्टर डू ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है और सिर्फ मैं ही हूँ जो जानता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे है और यिंग की आजादी के बदले वो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो लियांग यहाँ पे मान जाता है और यिंग को खोलने का ऑर्डर देता है और फिर वो यिंग को जुनियो के पास लाता है और कहता है इसका फेस ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे में रिकॉर्डिंग लेके वापस नहीं आई तो मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर लियांग दूर जाके बैठ जाता है तो यिंग जुनियो से पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो जुनियो यहाँ पे उसे एक क्लू देता है और कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि रिकॉर्डिंग कहाँ हो सकती है और तुम उस प्लेस को लाइट में खड़े होकर देख सकती हो। और फिर यहाँ पे यिंग को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जिस दिन उसका बर्थडे था तो जुनियो ने उसके लिए नूडल्स बनाए थे और वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे थे और वो रोशनी वाली जगह पे बैठी थी और जुनियो को भी वहीं पे आके बैठने कहा था, लेकिन जुनियो ने उससे कहा था कि तुम रोशनी में बैठो और मैं अंधेरे में रहूंगा। तो उसे समझ में आ जाती है कि रिकॉर्डिंग वहीं पे होगी और जुनियो यहाँ पे फोर्स करता है कि तुम वो रिकॉर्डिंग लेके यहाँ से चली जाओ। पर यिंग यहाँ पे उससे कहती है कि तुम चाहते क्या हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और वो भी तुम्हें इन लोगों के बीच में अकेला छोड़ के, और वो उसे मना करती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर जुनियो से जोर से चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। पर क्योंकि वो वहाँ से जा नहीं रही होती है तो लिंग के आदमियों से जबरदस्ती वहाँ से ले आते हैं और मिस्टर डू के घर में लाके उसे रिकॉर्डिंग ढूंढने के लिए कहते हैं। पर यिंग को यहाँ पे डर लग रहा होता है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसे एग्जैक्टली कहाँ पे वो रिकॉर्डिंग रखी है ये पता ही नहीं होता है। पर तभी डॉक्टर ली वहाँ पे आती है और आदमियों को मार कर बेहोश कर देती है। तो यिंग उनसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो डॉक्टर ली उसे बताती है कि तुम्हारे बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही थी कि तुम लोग कहाँ पे हो, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और फिर वो जुनियो के बारे में पूछती है तो यिंग उसे सब कुछ बता देती है और ये सुन के डॉक्टर ली काफी घबरा जाती है। और यहाँ पे यिंग उसे बताती है कि हमने लियांग से झूठ बोला है कि हमारे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग है और उसी रिकॉर्डिंग को लेने के लिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा है और अगर मैं 2 घंटे में रिकॉर्डिंग लेके वापस वहाँ पे नहीं पहुंची तो वो जुनियो को मार देंगे। यहाँ पे डॉक्टर ली उन आदमियों को बांध देती है और यिंग के साथ मिलके वो रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है, पर वो सारा घर चेक करती है पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यिंग यहाँ पे काफी उदास हो जाती है तो डॉक्टर ली उसे कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इतने टाइम में अभी भी रिकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। तो यिंग उस क्लॉक को देख के कहती है कि ये हमेशा खराब रहती है तो तुम उसके टाइम पे मत जाओ। और तभी उसे एकदम से याद आता है कि मिस्टर डू हमेशा जानते थे कि ये क्लॉक खराब है, पर वो इस क्लॉक को किसी को भी छीने की परमिशन नहीं देता था और न ही ठीक करने देता था। और इसके बाद वो दोनों मिलकर उस क्लॉक को खोलते हैं तो उन्हें फाइनली वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लियांग जुनियो को मारने ही वाला होता है, ये सोचकर कि उसने उसे बेवकूफ बनाया। पर तभी वहाँ पे यिंग वो रिकॉर्डिंग लेके पहुंच जाती है और यहाँ पे डॉक्टर ली भी उसके साथ आई होती है, पर वो गार्ड के गेटअप में होती है। पर जब जुनियो यिंग को वहाँ पे देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये यहाँ से गई क्यों नहीं। और जब यिंग वो रिकॉर्डिंग लियांग को देती है तो वो उसे प्ले करके चेक करता है, पर उसमें यिंग के फादर जियांग और प्रेसिडेंट लिंग की कन्वर्सेशन होती है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लियांग यिंग के फादर जियांग से मिलने के लिए आते हैं और मिस्टर डू भी वहीं पे होते हैं, जो कि यिंग के डैड के लिए ही काम करते थे। और यिंग के डैड ने रिकॉर्डिंग पहले ही स्टार्ट कर दी थी, इससे पहले कि वो प्रेसिडेंट लियांग से कोई भी बात करे। और यहाँ पे वो डायरेक्टली मिस्टर लियांग से कह देता है कि मैं अपनी कंट्री के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ और इसलिए मैं स्मगलिंग वगैरह का काम तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तो लियांग उसे कहता है कि तुम खुद को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी शिप्स स्मगलिंग में यूज हुई हैं और मैं अभी भी इस कंडीशन में हूँ कि तुम्हें बचा सकता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुमने ही मेरी शिप स्मगलिंग के लिए यूज की और फिर प्रिटेंड किया कि मेरी शिप्स चोरी हो गई और तुम्हारे ही कारण 180 लोग मारे गए और इस सब का ब्लेम तुम मुझ पे डालना चाहते हो और मैं अब तुम्हारा सच सबके सामने लाने वाला हूँ। और यहाँ पे वो मिस्टर डू को ऑर्डर देता है कि तुम लियांग को बाहर तक छोड़ाओ। पर यहाँ पे लियांग जाते हुए मिस्टर डू से कहता है कि तुम जियांग का अच्छे से ख्याल रखना। और ये सुनते ही मिस्टर डू जियांग पे अटैक कर देता है और यहाँ पे मिस्टर जियांग फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी प्रेसिडेंट लियांग उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद
बाद वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और शोशो उस टाइम वहीं पे खड़ी थी। और इसके बाद प्रेसिडेंट लियांग मिस्टर डू पे गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो इस सब का ब्लेम मैं तुम पे डाल दूंगा। फिर उसे ऑर्डर देता है कि अब बाकी फैमिली को तुम संभालना और फिर उसके हाथ में गन देके वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी मिसेस जियांग यानी कि यिंग की मॉम ऊपर आती हैं और डू के हाथ में गन देखती हैं तो वो समझती हैं कि उसके हस्बैंड को उसी ने मारा है। उसे धमकी देती है कि मैं सब कुछ जाके पुलिस को बताऊंगी, जिसके बाद डू उसे शूट कर देता है। और शोशो के साथ उसने क्या किया था ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि जूनियर लियांग से कहता है कि अब तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल गई है तो यिंग को यहाँ से जाने दो, जिसपे प्रेसिडेंट लियांग वो रिकॉर्डिंग तोड़ देता है और उससे कहता है कि अब तुम दोनों सच जान चुके हो तो तुम दोनों भी मरोगे। और फिर वो उन दोनों को ही एक साथ बांध देता है, जिसपे यिंग उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखती हूँ जो तुम्हें रियल रिकॉर्डिंग लाके दूंगी। मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे ही अरेंजमेंट्स पहले से कर रखे हैं और अगर आधे घंटे में मैं यहाँ से बाहर नहीं गई तो एक एक करके रिकॉर्डिंग ये सारे न्यूज चैनल पर शो होगी और कल सुबह के न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपेगी, जिसके बाद पूरे शहर को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। तो लियांग उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि टैंगशेंग में कितने लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं। और फिर वो वहाँ पे पेट्रोल छिड़कता है और आग लगाकर अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है और बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहीं पे देख के इनकी मौत का तमाशा देखो और कंफर्म करके मुझे बताना। और इसके बाद यिंग जुनियो को कार्विंग नाइफ देती है और उसे कहती है कि इसकी मदद से रस्सियां काटने की कोशिश करो, जिसपे जुनियो से कहता है कि तुम्हें जब भागने का मौका मिला था तो तुम भागी क्यों नहीं। और उससे कहता है कि अब तुम्हें मौका मिले तो तुम यहाँ से पहले भाग जाना और तुम्हारे जाने के बाद मैं इन लोगों से डील कर लूंगा। और इसके बाद वो यहाँ पे यिंग से अपने दिल की बात कहना चाहता था पर यिंग उसे मना कर देती है अभी बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ली होती है और ये सही टाइम नहीं है। पर जूनियो से सुनने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि पता नहीं मैं ये बात तुमसे दोबारा कह पाऊंगा या नहीं। और यहाँ पे काफी सारे इमोशंस के साथ उससे कहता है कि हम दोनों ने एक साथ बचपन में काफी अच्छा समय गुजारा है और मैं बस तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो और आज भी मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड और एज अ वुमेन काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुन के यिंग बहुत ही खुश होती है और इमोशनल होकर से बताती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जूनियर दोनों की रस्सियां काट देता है और एक गार्ड सामने से गुजरता है तो वो उसे हिट करने के लिए उठता है और उसे मारने के बाद वो दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ जाता है पर तभी वो उसे अपना फेस दिखाती है और वो डॉक्टर ली होती है। और फिर डॉक्टर ली के वहाँ पे कुछ और आदमी होते हैं जो कि सारे लोगों को मार देते हैं और यहाँ पे जूनियर थोड़ा एम्बैरेस फील करता है, वापस चेयर पे बैठ जाता है और यिंग को गुस्सा करता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डॉक्टर ली हमारी बातें सुन रही है। तो यिंग यहाँ पे कहती है कि लियांग के लोग भी यहाँ पे थे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाई और मैंने तुम्हें हिंट किया था कि हम बाहर चल के बात करेंगे। जिसके बाद डॉक्टर ली उन्हें बातें करने के लिए मना करती है और यहाँ से निकलने के लिए कहती हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और फिर ये लोग यहाँ पे जिंदा बच जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों को ये सबूत मिल जाते हैं कि मिस्टर जियांग की शिप्स स्मगलिंग के लिए प्रेसिडेंट लियांग ने यूज की थी और इस सब में मिस्टर डू का भी हाथ था। तो कोर्ट जियांग फैमिली का नाम यानी कि यिंग की फैमिली का नाम क्लियर कर देता है और जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपती है तो सारे टैंगशेंग शहर में पता चल जाता है कि मिस्टर जियांग एक इनोसेंट बंदे थे। और फिर हम देखते हैं कि यिंग अपनी मेंशन ऑर्फनेज बच्चों के नाम पे कर देती है और क्योंकि उसकी स्टडी अभी इनकम्प्लीट होती है तो वो 1 साल के लिए अब्रॉड जाने लगती है और जूनियर यहाँ पे उसे सी ऑफ करने के लिए आता है। पर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे देख के काफी इमोशनल हो जाती है और जूनियर के पास आके उसे गले से लगा लेती है। यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे पर वो खुद को संभालते हुए ट्रेन में आके बैठ जाती है और लगातार जूनियर के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर ट्रेन चल पड़ती है और यहाँ पे यिंग को अपने पर्स में वो रेड रिबन मिलता है जो कि जूनियर ने रखा था और वो इसे देख के बहुत खुश होती है। पर तभी उसके ऊपर एक बैग गिरने ही वाला होता है कि जूनियर आके उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे देख के यिंग बहुत खुश हो जाती है और वो यहाँ पे यिंग को बताता है कि मैं डॉक्टर ली के अंदर काम करता हूँ तो अब मेरी लीव खत्म हुई और मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं